हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले सिंगल फेज फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। हम लोग हाफ ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर की बात कर चुके हैं, अब फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर की बात करेंगे। पार्ट नंबर 1 है, इसे पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। तो अगर मैं सर्किट डायग्राम की बात करूँ सिंगल फेज फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर की, तो ठीक है, ध्यान रखना। ये आपके पास एक स्विच ले रहा हूँ, एक एंटी पैरेलल डायोड ले लेते हैं अपन, दिस वन। ये फिर एक स्विच लिया, एंटी पैरेलल डायोड ले लिया एक, दिस वन। ये लोड है। थोड़ा सा सर्किट डायग्राम के बारे में गुड आइडिया रहने से मैं हमेशा बोला हूँ कि एक अच्छी फीलिंग आती है। ये S1 है, ये D1 डायोड है, जी ठीक है। सर्किट डायग्राम ध्यान से देखते रहना जैसा मैं डिजाइन कर रहा हूँ। ये S2, ये S3, ये S4, ये D4 डायोड, ये D1 डायोड, ये D2 डायोड, ये D3 डायोड। यहाँ पे Vs/2, यहाँ पे Vs/2। बहुत बार आपको डायरेक्ट Vs दिखेगा, दिस इज द Vs, डायरेक्ट आपको Vs दिखेगा। ये Vs है। तो हमको क्लियर है, गुड फॉर्म में देखो ये आपके पास बना दी। हमको पता है S1, S2, S3, S4 और एंटी पैरेलल डायोड भी बना हुआ और एक सिंगल फेज फुल ब्रिज का फिगर बना दी। 4 मेन स्विचेस है, 4 डायोड से, जैसे आप देख पा रहे हो, ठीक है, ओके। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि सिंगल फेज फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का फिगर बना हुआ है और हमको पता है कि स्विचेस थायरिस्टर हो सकता है, कोई भी स्विच आप ले सकते हो। हाफ ब्रिज इन्वर्टर में फिगर कैसा था? हाफ ब्रिज इन्वर्टर में अगर आप फिगर की बात करोगे तो फिगर ऐसा था, देखो ये Vs/2 माइनस Vs/2, ये लोड, ये प्लस माइनस V0, दिस I0, ये स्विच, ये एंटी पैरेलल डायोड, ये स्विच, ये एंटी पैरेलल डायोड, दिस वन, ये S1, S2, ये D1, ये D2। ये डायरेक्टली सप्लाई कनेक्टेड था, सेंटर टैपिंग डीसी सप्लाई था। द Vs/2, दिस द Vs/2 और ये Vs, ये हाफ ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। अगर मैं बोलूँ कि देखो, अगर मैं इसको ले लेता हूँ, ग्राउंड ले लेता हूँ, इसको ग्राउंड ले लेता हूँ, इस पॉइंट को ए ले लेता हूँ, दूसरा वाला पॉइंट न्यूट्रल है N। तो यहाँ पे ये हाफ ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का फिगर है, वो फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का फिगर है। यहाँ पे मैं 2 पॉइंट ले रहा हूँ, यहाँ पे ए लिया, ये न्यूट्रल है, तो इसको प्लस माइनस VA0 लिख दे रहा हूँ। ये B पॉइंट है, ये B पॉइंट है। ये जो B पॉइंट है ये SPDT2 लिखा, और ये SPDT1, ये SPDT1 सिंगल पोल डबल थ्रू 1। तो SPDT है, इसके कारण 2 स्विचेस कनेक्टेड है। यहाँ पे S1, S4, SPDT2 है, जिसके कारण S3 और S4 कनेक्टेड है। ये तो आप बोल सकते हो कि देखो यहाँ पे जो है A क्या है, इज द पोल ऑफ SPDT1। जो A पॉइंट दिख रहा है ना आपके पास A, ये आपके पास पोल ऑफ SPDT1, और जो B है वो पोल ऑफ SPDT2। SPDT बोलने का मतलब क्या? सिंगल पोल डबल थ्रू, एक स्विच से 2 कनेक्शन, S1, S4, S3, S2 इस द। अगर मैं बोलूं कि VA0 क्या है, तो VA0 जो है वो पोल वोल्टेज, VA0 जो है वो पोल वोल्टेज। VB0 कितना होगा? VB0 लिख देता हूं मैं, VB0 ये भी पोल वोल्टेज, तो अब देखना ध्यान से, एक एक चीज देखते हैं ना। आउट वोल्टेज कितना होगा फुल ब्रिज इन्वर्टर का? आउट वोल्टेज होगा VA0 पोल वोल्टेज और VB0, 2 पोल वोल्टेज के बीच का डिफरेंस होगा। ये था आपके पास फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, 2 पोल वोल्टेज के बीच का डिफरेंस होगा। बट यहां पे बात करूं, जब मैं हाफ ब्रिज इन्वर्टर पढ़ा था तब पोल नहीं बोला, ये ग्राउंड है, SPDT एक ही होता है। तो हाफ ब्रिज इन्वर्टर में सिंगल पोल डबल थ्रू, क्योंकि SPDT एक के थ्रू 2 स्विच कनेक्टेड है, यहाँ पे 2 SPDT है। तो यहाँ पे ना, अगर मैं बोलूँ A ये है और ये ग्राउंड है, तो एक्चुअली इस फिगर में
इस फिगर में वी नॉट इक्वल टू वी ए नॉट था, तो इसका मतलब ये है कि एक हाफ ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में पोल वोल्टेज ही आउटपुट वोल्टेज होता है, बट यहाँ पे दो पोल वोल्टेज के बीच का डिफरेंस आउटपुट वोल्टेज है। ऐसा करके अपने स्टार्ट की स्टोरी, ऐसा करके मैं बोला स्टार्ट की डिस्कशन। ओके ठीक है, अब हमको टर्मोलॉजी वाइज भी क्लियर रहना चाहिए। मैं बोला हूँ कि हमको समझना पड़ेगा कि कोई अगर इन्वर्टर से क्वेश्चन पूछता है तो हमारा इन्वर्टर का जो टॉपिक है वो बहुत ही गुड होना चाहिए, मैथमेटिकली थ्योरेटिकली हमारे पास हर पॉइंट्स होना चाहिए। तो हम हाफ ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर को बार बार इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं कि मेरे को पता रहना चाहिए कि एक सिंगल एसपीडीटी था, ये सिंगल एक एसपीडीटी था बस, एसपीडीटी 1। तो एक एसपीडीटी 1 एक सिंगल पोल डबल थ्रू स्विच के थ्रू में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो एक ही होता है और फुल ब्रिज इन्वर्टर में दो है। हाँ पोलैरिटी अलग है, देखो वी नॉट की वैल्यू देखो S1 से ऐसा कनेक्टेड था और I नॉट फ्लो हो रहा था, यहाँ पे देखो S1 भी है, S2 भी है, S3 भी है, तो वी नॉट, तो वी नॉट का पोलैरिटी डायरेक्शन ऑफ करंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट VS/2 कनेक्टेड था ये तो हमको पता है कि यहाँ पे जो पोल वोल्टेज था, अगर मैं फिगर की बात करूँ तो पोल वोल्टेज का फिगर हाफ ब्रिज इन्वर्टर में कैसे था, वी नॉट की वैल्यू VA नॉट था। उस समय हम पोल वोल्टेज कभी नहीं बोले, बट अब बोल सकता हूँ क्योंकि अब मैं दो पोल वोल्टेज के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो VA नॉट की वैल्यू कितना था, VS/2 था, 0 से लेके T/2 में, फिर T तक में ये माइनस VS/2 था। ओके ठीक है, चलेगा। ओके, अब मेरे को गुड फॉर्म में पता होना चाहिए। अब मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि देखो यहाँ पे क्या क्या होगा, तो अगर मैं डिफरेंट मोड में वर्क कर रहा हूँ, अगर मैं अभी तो मैं लोड बताया भी नहीं कि लोड क्या है, हमको पता है वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो सप्लाई डीसी वोल्टेज पे डिपेंड करता है, और जो लोड करंट होता है उसका जो नेचर होता है वो लोड के बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि लोड के पैरामीटर रजिस्टिव है कि प्योर इंडक्टिव है कि RL है कि RLC, इस पर डिपेंड करता है बोला। तो अगर मैं बोलूँ कि डिफरेंट मोड में अगर मेरे को वर्क करना है और मैं मोड 1 की बात कर रहा हूँ, मोड 1 की बात कर रहा हूँ जिसमें S1 और S2 इसमें पेयर के फॉर्म में स्विच ऑन होंगे, तो S1 और S2 अगर ऑन है, अगर S1 S2 अगर ऑन है, तो S1 S2 अगर ऑन है तो आपके पास फिगर कैसे होगा, अगर आप ध्यान से देख रहे ना S1 S2 ऑन है तो आप बहुत ही आराम से बोल सकते हो कि देखो S1 S2 ऑन है, अभी मैं CVS लिख रहा हूं और S1 ऑन किया मैं, S1 ऑन, ये बोल रहा हूं लोड है, ये देखो लोड, ये फिगर बना दिए, ये V नॉट, ये I नॉट, ये S2 ऑन, बस और फिगर बना दिया। ये पता अगर मैं KVL लगाऊंगा तो क्या होगा, KVL की अगर मैं बात करूं तो KVL में क्या होने वाला है, V नॉट की वैल्यू VS होने वाला है, तो V नॉट की वैल्यू VS होने वाला है, और V नॉट की वैल्यू VS होने वाला है, एनर्जी स्टोरिंग सर्किट है, V नॉट की वैल्यू VS है, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि I नॉट की वैल्यू क्या होती है, तो I नॉट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एम्पियर। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि देखो V नॉट की वैल्यू VS है, V नॉट की वैल्यू VS है, इसका मतलब अगेन V नॉट ग्रेटर देन 0 है, और V नॉट अगर ग्रेटर देन 0 और I नॉट की वैल्यू इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, क्योंकि हमारा हमको पता है कि यही स्विच करंट जो होगा वो लोड करंट होगा, तो I नॉट भी बात करेंगे अभी अपन इसकी। इसका मतलब ये हुआ कि जो पावर एब्जॉर्ब हुआ, पावर एब्जॉर्ब ये V नॉट इंटू I नॉट होगा, तो V नॉट और I नॉट दोनों पॉजिटिव होगा तो पावर एब्जॉर्ब पॉजिटिव होगा। इसका मतलब जो सोर्स है वो डिलीवर कर रहा है, तो पावर का फ्लो ना ऐसा होगा, जो पावर का फ्लो जो होगा वो सोर्स टू लोड होगा, ये पावर का जो फ्लो होगा सोर्स टू लोड होगा। कब S1 S2 ऑन होगा तो पावर का फ्लो सोर्स टू लोड होगा, क्योंकि पॉजिटिव पावर होगा, एब्जॉर्ब पावर पॉजिटिव पावर होगा, मोड 1। जब भी S1 S2 ऑन होगा ऐसा ही फिगर होने वाला है। जब भी मैं बोलूँ कि मोड 2 होगा, जब भी मैं बोल रहा हूँ कि देखो मोड 2 होगा, और मोड 2 में अगर मैं S3 और S4 को ऑन कर दिया, अगर मैं S3 और S4 को ऑन कर दिया, बोला S3 और S4 को ऑन कर दिया, तो फिगर कैसे बनने वाला है, ये आपके पास S3 ऑन, चलो S3 ऑन, ये लोड, द लोड, ये V नॉट, ये फिर S4 ऑन, ये VS, ये VS। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं KVL लगा रहा हूँ, अगर मैं ध्यान से देख रहा हूँ तो क्या रिजल्ट होने वाला है, जब S3 S4 ऑन होगा, V नॉट की वैल्यू ये है, और आप KVL अगर परफॉर्म कर रहे हो, पहले ऐसा जा रहा था अभी ऐसा जा रहा है। अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि S3 S4 अगर ऑन है, देखो ध्यान से S3 S4 की वैल्यू अगर ऑन है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि KVL लगा रहा हूँ तो माइनस VS माइनस V नॉट इक्वल टू 0, तो V नॉट की वैल्यू माइनस VS आ गया और V नॉट की वैल्यू लेस देन 0 आ रहा है। और इस बार ना ये देखो करंट ऐसा फ्लो हो रहा होगा, क्योंकि स्विच करंट ऐसा है, तो लोड करंट ना अपोजिट ऑफ स्विच करंट होगा, तो लोड करंट ना नेगेटिव होना चालू करता है, क्योंकि करंट ऐसा फ्लो होता है, तो लोड करंट की वैल्यू लेस देन 0 एम्पियर होगा। लास्ट टाइम में जब S1 S2 ऑन था तो लोड करंट और स्विच करंट सब सेम था, करंट ऐसा फ्लो हो रहा था, ये स्विच करंट है, थारिस्टर करंट या स्विच करंट, तो थारिस्टर करंट या स्विच करंट एकदम फॉलो कर रहा था लोड करंट को, इसलिए लोड करंट ग्रेटर देन 0। अब लोड करंट की वैल्यू लेस देन 0 एम्पियर और V नॉट की वैल्यू भी लेस देन 0 एम्पियर, तो पावर एब्जॉर्ब क्या हुआ, पावर एब्जॉर्ब हुआ ये भी लेस देन, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, दो नेगेटिव को मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब है पावर एब्जॉर्ब करेगा अभी भी, इसका मतलब पावर का फ्लो इस जगह पे भी जो पावर का फ्लो होगा सोर्स टू लोड होगा,
पावर का फ्लो जो होगा वो सोर्स टू लोड होगा। तो हमको क्लियर रहना चाहिए कि जब भी मेन स्विच ऑन होगा पावर का फ्लो सोर्स टू लोड होगा। जब S1 S2 ऑन होता है तो दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, V0 पॉजिटिव I0 पॉजिटिव, ठीक है, एब्जॉर्ब पावर होगा अक्रॉस द लोड। जब S3 S4 ऑन होता है तो दोनों ही नेगेटिव होते हैं, V0 भी लेस देन 0 और I0 भी लेस देन 0 एम्पियर, अगेन पावर पॉजिटिव हो गया तो पावर का फ्लो सोर्स टू लोड होगा। तो जो पावर फ्लो होता है इस केस में जब मेन स्विच के थ्रू, तो मेन स्विच के थ्रू एनर्जी, अगर इंडक्टिव लोड है तो एनर्जी स्टोर करते हैं। तो मेन जो स्विच है उसके थ्रू आपके पास आ रहा है और यहाँ पे देख सकते हो ये V0 की वैल्यू नेगेटिव और I0 की वैल्यू भी नेगेटिव। तो गुड फॉर्म है। मॉड 1 और मॉड 2 के बारे में बात किया। अब अगर मैं किसी को बोल दूं कि चलो मॉड 3 की बात कर रहा हूं, ठीक है, पूरा इंट्रोडक्शन देते जा रहा हूं मैं, मॉड 3 के बारे में बात कर देता हूं। देखो ये मॉड 3 का मतलब होता है कि हम, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं कि मॉड 3 में क्या होने वाला है, तो D1 और D2 को ऑन अगर कर दूं, ध्यान देखना, मॉड 3 में अगर मैं D1 और D2 को ऑन कर दूं तो क्या होगा। अगर मैं D1 और D2 को ऑन कर रहा हूं तो देखो ये ऑन हो गया, लेकिन इस बार ना D1 में करंट ऐसा फ्लो होगा और D2 में भी करंट ऐसा फ्लो होगा, एंटी पैरेलल डायोड है तो करंट का डायरेक्शन ये होगा। तो करंट का डायरेक्शन ये होगा D1 D2 ऑन होने से, ये इसका मतलब ये हुआ कि करंट की जो वैल्यू होगी लेस देन 0 होगी, ये क्योंकि करंट का डायरेक्शन डायोड के अपोजिट हो गया, तो I0 की वैल्यू लेस देन 0 एम्पीयर हो गया। लेकिन फिगर अभी भी वही है, इसका मतलब आउटपुट की वैल्यू Vs होगा, आउटपुट ग्रेटर देन 0, आउटपुट ग्रेटर देन 0, आउटपुट करंट लेस देन 0, पावर एब्जॉर्ब जो होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव का प्रोडक्ट होगा तो नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव एब्जॉर्ब पावर का मतलब क्या होता है, नेगेटिव एब्जॉर्ब पावर का मतलब क्या होता है, डिलीवर्ड पावर। इसका मतलब है जब डायोड ऑन होंगे तो पावर डिलीवर्ड होगा, जब भी डायोड ऑन होंगे, कैसे ऑन होंगे अलग बात है, लेकिन जब भी डायोड ऑन होंगे पावर डिलीवर्ड होगा फ्रॉम लोड टू सोर्स। पावर का जो फ्लो का अपोजिट होगा, इसलिए हम जो डायोड लगे होते हैं एंटी पैरेलली, इसको हम फीडबैक डायोड बोलते हैं। ये रिटर्न पाथ प्रोवाइड करते हैं, अगर एनर्जी स्टोर है तो एनर्जी को रिलीज करने के काम आते हैं, तो ये रिटर्न पाथ प्रोवाइड करते हैं। तो पावर का फ्लो क्या हो गया, पावर का फ्लो ना लोड टू सोर्स हो गया इस बार, तो हमेशा डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ करंट पे। देखो पावर का फ्लो जो हो गया लोड टू सोर्स हो गया, तो गुड फॉर्म में आपको पता होना चाहिए। तो ओवरऑल हमको गुड आइडिया होना चाहिए कि देखो पावर डिलीवर्ड होगा, ये मॉड 3 हुआ। मॉड 4 में अगर मैं बोल रहा हूं कि चलो D3 D4 ऑन करते हैं, D3 D4, तो D3 और D4 अगर ऑन कर रहा हूं तो फिगर तो यही होगा, बट करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा ये। तो करंट के डायरेक्शन को अगर आप देखोगे D3 ये, तो आपको देखिएगा कि करंट का और डायोड का डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब है I0 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एम्पियर। क्यों, डायोड करंट ही तो लोड करंट है, बट KVL लगाओगे तो V0 माइनस Vs होगा, V0 लेस देन 0 होगा। पावर एब्जॉर्ब क्या होगा, V0 आपके पास जो है लेस देन 0 और I0 जो है ग्रेटर देन 0 है। माइनस और प्लस को अगर मैं मल्टीप्लाई किया तो एब्जॉर्ब पावर नेगेटिव आ जाएगा, और एब्जॉर्ब पावर अगर नेगेटिव आ गया तो इसको बोलते हैं पावर डिलीवर्ड। एब्जॉर्ब पावर अगर नेगेटिव आ गया तो इसको क्या बोलते हैं, पावर डिलीवर्ड बोलते हैं। अब ये पावर डिलीवर्ड अगर आपके पास आ रहा है, दिस वन इज द पावर डिलीवर्ड पावर, तो मैं बोल रहा हूं कि देखो गुड फॉर्म में आपको आइडिया रहना चाहिए कि जब जब मेन स्विच ऑन हो गया पावर का फ्लो जो होने वाला है, पावर का फ्लो जो होने वाला है वो सोर्स टू लोड होने वाला है। जब जब आपके पास फीडबैक डायोड ऑन रहे, पावर का फ्लो जो होने वाला है लोड टू सोर्स होने वाला है, रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है। तो सब आपके पास लिखा हुआ है गुड फॉर्म में। और मैं बोल रहा हूं कि लोड कुछ भी हो, लोड के पैरामीटर लोड करंट को डिस्क्राइब करेंगे, लोड करंट के बिहेवियर को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो हमको ये पता चल गया कि S1 S2 जब ऑन होगा तब क्या होगा, S3 S4 ऑन होगा तब क्या होगा, D1 D2 ऑन होगा तब क्या होगा, D3 D4 ऑन होगा तब क्या होगा। पेयर के फॉर्म में ऑन होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि S1 S2 का एक पेयर है, D1 D2 का आपके पास एक पेयर है, D3 D4 का एक पेयर है, और S3 S4 का एक पेयर है। ऐसा करके हमारे पास चालू हुआ डिस्कशन, ठीक है। अब हमको समझ आना चाहिए कि ठीक है हम ऐसा डिस्कशन कर सकते हैं। पोल वोल्टेज के बारे में भी गुड फॉर्म में मैं बात करूंगा, इसके बारे में तो लिखा है वो आपके पास कि पोल वोल्टेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर का कैसे था। अब मैं क्या करता हूं, मैं बोल देता हूं कि चलो इस वाले पार्ट में केस 1 लेता हूं और लोड रजिस्टिव ले लेता हूं। केस 1 करता हूं, तो केस 1 और जो लोड है वो R ले लेता हूं, ठीक है। अब अगर लोड R ले लिया तो फिर डिस्कशन बहुत ही बेसिक होगा, इंटरेस्टिंग होगा, सिंपल होगा। R, ये देखो R होगी, V0 और I0। तो केस 01 हो गया, बोला लोड R, जो लोड है बोला रजिस्ट्री लोड है, ठीक है। गुड फॉर्म में लोड क्या बोला, रजिस्ट्री लोड है, ठीक है, चलेगा। अब मैं बोल रहा हूं कि लोड अगर R है, केस नंबर 1 है। अब लोड अगर R है तो हमको पता है कि देयर इज नो यूज ऑफ फीडबैक डायोड। तो फीडबैक डायोड जो लगे इसका कोई यूज नहीं है। फीडबैक डायोड का यूज होता है इंडक्टिव लोड के केस में, तो एक रजिस्ट्री लोड में देयर इज नो यूज ऑफ फीडबैक डायोड। तो एग्जाम में कई बार हो सकता है फीडबैक डायोड ना बनाओ जब रजिस्ट्री लोड हो, क्योंकि रजिस्ट्री लोड के केस में कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, तो कोई भी रिटर्न पाथ नहीं है। क्यों, क्योंकि एनर्जी कुछ स्टोर तो करेगा नहीं, तो रिलीज करने की बात ही नहीं है। तो देयर इज नो यूज ऑफ फीडबैक डायोड इन केस ऑफ रजिस्ट्री लोड, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर 0 से लेकर T/2 तक में, इसके अंदर अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट पार्ट 0 से लेकर T/2, जो टाइम है 0 से लेकर T/2, S1 S2 ऑन है,
और अगर S1 S2 ऑन है तो फिगर बनाए थे अभी हम लोग, S1 S2 ऑन है, S1 S2 ऑन है तो V0 की वैल्यू कितना होता है आपके पास, KVL लगाने से V0 VS हो जाता है। S1 S2 ऑन है, V0 की वैल्यू क्या हो जाएगा, VS हो जाएगा। I0 की वैल्यू कितना हो जाएगा, रजिस्ट्री लोड है तो V0/R हो जाएगा, इधर V0/R और ये VS/R आ गया, ठीक है, लोड करंट की वैल्यू हो गया। हमको ये भी पता होना चाहिए जब S1 S2 ऑन होगा तो उस S1 करंट की वैल्यू और S2 करंट की वैल्यू लोड करंट के बराबर होगा, क्योंकि ऑल करंट्स आर सेम है। जो पाथ होगा आपके पास S1 से होता हुआ, ये जो पाथ होगा S1 से होता हुआ लोड करंट से होता हुआ S2 से होता हुआ जाएगा, तो IS1 = IS2 = I0 = VS/R। ये तो आपके पास जो दोनों थायरिस्टर करंट, अगर मेन स्विच का थायरिस्टर है तो दोनों थायरिस्टर करंट या SCR करंट, SCR थायरिस्टर की बात है, या स्विच करंट, इसकी वैल्यू जो होगी वो VS/R के बराबर होगा। लोड करंट की वैल्यू बना दी, V0 की वैल्यू VS है, S1 S2 अगर ऑन है तो, ठीक है, गुड फॉर्म में। इस जगह पे मैं बोल रहा हूं कि जब S1 S2 ऑन है तो देखो फिगर कैसे हुआ। फिगर ये हुआ कि इस फिगर को मैं हटा दे रहा हूं, एक हाफ ब्रिज इन्वर्टर का जो फिगर था इसको मैं हटा दे रहा हूं। बार बार आपको पहली वाली चीजों को रिवाइज करने के लिए बनाते रहना चाहिए। बार बार आप अगर फुल ब्रिज इन्वर्टर पढ़ रहे हो तो आपको हाफ ब्रिज इन्वर्टर के बारे में बात करना चाहिए। अगर आप फुल ब्रिज इन्वर्टर पढ़ रहे हो तो हाफ ब्रिज से फुल ब्रिज इन्वर्टर में क्या क्या चेंजेस थे सर्किट डायग्राम में देखना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है S1 ऑन है, S1 अगर ऑन है तो फिगर कैसे हुआ, S1 अगर ऑन है तो अगर आप ध्यान देखोगे कि फिगर कैसे हुआ, तो S1 ऑन है, ये VS/2 है, ये VS/2 और ये S1 ऑन है, ये A पॉइंट है, ये ग्राउंड, ये और ये प्लस और ये VA0। तो अगर मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं KVL और ये VS/2 है तो -VS/2 प्लस VA0, तो इस फिगर में ना पोल वोल्टेज VA0 की वैल्यू कितना है पता है, VS/2 है। पोल वोल्टेज की वैल्यू VS/2 है, देखो ध्यान से, VA0 की वैल्यू, ठीक है। अभी VB0 के बारे में तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि S3 S4 ऑन, S3 और S4 अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे हम लोग ऑन किए तो इसकी तो बात ही नहीं कर रहे अभी हम लोग, अभी देखते रहना बस। तो VA0 की वैल्यू जो है वो VS/2 है। अब अगर मेरे को पता है कि इस फिगर में जब S1 S2 ऑन है 0 से लेकर T/2 में V0 कितना था, V0 कितना था, VS था। V0 की वैल्यू क्या होती है, दो पोल वोल्टेज के बीच का डिफरेंस होता है, तो VA0 - VB0 = VS हो गया, बिकॉज आउटपुट वोल्टेज इज VS। VA0 की वैल्यू VS/2 है, तो VS/2 - VB0 = VS। तो बताओ VB0 की वैल्यू कितना आ गया, VB0 की वैल्यू VS/2 - VS आ गया, -VS/2 आ रहा है इस वाले में VB0 की वैल्यू। तो जो पोल वोल्टेज है VB0 उसकी वैल्यू -VS/2, VA0 की वैल्यू VS/2 और V0 की वैल्यू दोनों का डिफरेंस है, इसलिए क्या, VS। ये हुआ आपके पास S1 S2 जब ऑन था। डायोड तो बात ही नहीं कर सकते क्योंकि एंटी पैरेलली डायोड एक रजिस्ट्री लोड के लिए तो कोई यूज ही नहीं है उनका, ठीक है। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं T/2 से लेकर T तक की बात कर लेता हूं, इस समय S3 और S4 ऑन है, ओके, इस समय S3 और S4 ऑन है, और S3 और S4 जब भी ऑन होंगे अगर आप KVL लगा रहे हो तो देखो KVL कैसे लगेगा, S3 S4 ऑन, आपको पता नहीं करंट IS3 ऐसी करंट है, ये IS3, ये IS4, ये S3 और S4 ऑन है, तो -VS - V0, IS3 = IS4 बट I0 के अपोजिट है। तो S3 S4 जब ऑन होगा तो KVL लगाओगे तो V0 की वैल्यू -VS आ गया, ठीक है। IS3 = IS4, IS3 = IS4 बट ये -I0 के बराबर होगा। I0 की वैल्यू कितना होगा, तो I0 की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो I0 की वैल्यू इज ऑलवेज V0/R, ऑलवेज। V0 की वैल्यू -VS तो -VS/R है। अगर लोड करंट की वैल्यू -VS/R है तो IS3 और IS4 की वैल्यू, क्योंकि स्विच करंट तो नेगेटिव होगा नहीं कभी, तो IS3 और IS4 यूनिडायरेक्शनल डिवाइस अगर मैं बात कर रहा हूं तो स्विच करंट तो नेगेटिव होगा नहीं, तो -I0 होने से क्या हो गया, VS/R आ गया, देखो VS/R गया, IS3 और IS4, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं कि देखो ध्यान से, अगर देखो कि अगर S3 और S4 ऑन है तो देखो नीचे का फिगर कैसे बना, नीचे का फिगर ऐसे बना कि ये ग्राउंड था, ये VS/2 था, ये VS/2, ये ग्राउंड, ये VS/2 था। पोल वोल्टेज के बारे में देख लेते अपन, A0 के बारे में, ये S3 और S4 ऑन था तो ये है, और ये आपके पास है ± VA0। तो अगर KVL लगा रहा हूँ -VS/2 -VA0, KVL लगा रहा हूँ तो देखो पोल वोल्टेज की वैल्यू कितना आ रहा है, VA0 की वैल्यू -VS/2 आ रहा है, पोल वोल्टेज की वैल्यू -VS/2 आ रहा है, बोला, ठीक है। अगर V0 की वैल्यू -VS है और V0 दो पोल वोल्टेज के बीच का डिफरेंस होता है, VA0 - VB0 = -VS, VA0 की वैल्यू -VS/2 है और VB0 की वैल्यू आपको चाहिए और ये ओवरऑल VS है, तो VB0 की वैल्यू कितना आ गया, -VS/2, और ये कितना आ गया आपके पास, यहाँ से कुछ गड़बड़ किए क्या, VA0 - VB0 = -VS है, ये -VS है, सॉरी वही मैं सोचा, VB0 की वैल्यू कितना आ गया, इधर आ गया आपके पास +VS आ गया, तो ये VS/2 आ रहा है VB0 की वैल्यू, और VA0 की वैल्यू कितना आ रहा है, -VS/2, दोनों का डिफरेंस -VS आएगा, ठीक है, सब बना दिया अपन।
ठीक है। तो बस ये जो वर्किंग है जितना मैं बताया ये बहुत ही गुड है। बस आपको ना ये पोल वोल्टेज के बारे में बात करना है, वीवी नॉट पे फोकस नहीं करना, क्योंकि उधर इस पॉइंट को उठा के फिर मैं उधर साइड कनेक्ट करूंगा, इस न्यूट्रल वाले पॉइंट को मैं उधर साइड कनेक्ट कर सकता हूँ। ये जो दोनों स्विच है ना VS/2 और VS/2 में यहाँ कनेक्ट कर सकता हूँ, VS/2 और VS/2 जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक भी अगर पोल वोल्टेज पता है और ओवरऑल वोल्टेज पता है तो दूसरा पोल वोल्टेज निकाल लिया ना अपन, इसलिए मैं उधर साइड स्विच कनेक्ट, उधर साइड सेंटर टेपिंग जो था ना डीसी सप्लाई कनेक्ट नहीं किया राइट साइड, नीड ही नहीं था। ठीक है, ओके। अब मैं बोल रहा हूँ कि देखो आउट वोल्टेज का वेव फॉर्म भी हमको पता चल जाएगा अब तो, क्योंकि हमको तो पता है कि वी नॉट की वैल्यू क्या है। तो अगर मैं वेव फॉर्म वाइज बात करूँ तो हमको पूरे के पूरे रिजल्ट पता होना चाहिए कि रजिस्ट्री लोड है। वर्किंग वाइज अगर मैं बात करूँ तो वर्किंग वाइज आपको गुड आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखते जाना, क्योंकि हाफ ब्रिज इन्वर्टर हम पढ़े तो हमारे पास वैसे भी गुड आइडिया हम रखते हैं। अब फुल ब्रिज इन्वर्टर में जो फॉर्मेलिटी वो फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर लेते हैं अपन। तो एक इन्वर्टर वाला जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो इन्वर्टर वाला जो टॉपिक है मैं बोला बड़ा इंटरेस्टिंग है, कितना गुड आइडिया आप रखते हो कि नहीं। तो इतना गुड आइडिया आपको होना चाहिए जब आप इन्वर्टर की बात करते हो। और अगर मेरे को लगता है कि अगर इतनी बात आप कर सकते हो अच्छे फॉर्म में तो फिर क्या बात है। ठीक है, ओके। अब देखना ध्यान से, अब मैं बोल रहा हूं कि देखो इस जगह पे सिंगल फेज फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर था, इस जगह पे अगर वी नॉट की बात कर रहा हूं तो क्या हुआ। वी नॉट की बात अगर मैं कर रहा हूं तो देखो आपके पास, चलो मैं पोल वोल्टेज की बात भी कर लेता हूं। अगर मैं VA0 की बात कर रहा हूँ तो VA0 की वैल्यू जो था वो VS/2 था पहले वाले में, उसके बाद वाले में कितना था -VS/2 था। तो VS/2 कि -VS/2 ये ऐसा करके था आपके पास पोल वोल्टेज। और ये जो VS/2 और -VS/2 है ना, यही ना हाफ ब्रिज इन्वर्टर का रिजल्ट है। अगर मैं बोलूँ कि आउटपुट वोल्टेज आप हाफ ब्रिज इन्वर्टर है, सही होगा एकदम। VV0 का रिजल्ट भी बता लेता हूँ। ठीक है, ये VV0 का बना लेते हैं, पोल वोल्टेज VV0। VV0 की वैल्यू कितना था शुरू में? VV0 की वैल्यू -VS/2 था। देखो -VS/2 था, ये -VS/2 हुआ, फिर +VS/2, ऐसे चलते रहे। ठीक है, चलो T/2 T। तो मेरा जो इंटरेस्ट है पोल वोल्टेज में, मेरे को पता है कि एक पोल वोल्टेज जब हम बात करेंगे तो बहुत ही गुड होगा, ऐसा बोलना क्वेश्चन जब एग्जाम में फ्रेम होते हैं तो मेरे को पता है कि ये डिस्कशन गुड होगा। दोनों का डिफरेंस कितना होगा? वैसे तो अपने को पता है कि V0 की वैल्यू, अगर मैं बोलूं कि देखो V0 की वैल्यू कितना है, तो V0 की वैल्यू अपने को ऑलरेडी पता है। V0 की वैल्यू VS है, फिर -VS है, फिर VS है, फिर -VS है, ये अपने को पता है, ऑलरेडी पता है। ये S1 S2 जब ऑन होगा और ये S3 S4 जब ऑन होगा, S1 S2 जब ऑन होगा, और V0 की वैल्यू VS है। लेकिन कंपेरिजन बेसिस पे अगर मैं बोलूं कि दोनों फिगर का डिफरेंस करो, पोल वोल्टेज VA0 और पोल वोल्टेज VB0 दोनों का डिफरेंस करो तो यही आंसर आएगा। VS/2 और -VS/2 का डिफरेंस VS होता है, फिर -VS/2 और VS/2 का डिफरेंस -VS होता है। तो दोनों पोल वोल्टेज को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो फिगर यही बनेगा। ये ऑलरेडी अपन जानते हैं कि S1 S2 ऑन है, S3 S4 ऑन है, ये हम जानते हैं। अब मेरे को पता है रजिस्ट्री लोड है, इसलिए अगर मैं लोड करंट के बारे में बात करूं तो लोड करंट का फिगर भी एग्जैक्टली यही होगा। कौन सा? यही वाला। एक रजिस्ट्री लोड में लोड करंट और लोड वोल्टेज के बीच में कोई एंगल तो होता नहीं है, एग्जैक्टली सेम होता है। तो VS/R आ गया, ये 0 आ गया, ये -VS/R आ गया, -VS/R। ये आपके पास I0 की वैल्यू आ गई, S1 S2 ऑन था, ये S3 S4 ऑन था। ओके, अगर मैं बोलूं कि ठीक है IS1 और IS2 का फिगर बना देता हूं, IS1 कॉमा स्विच करंट बना देता हूं, IS1 और IS2। S1 S2 ऑन है तो VS/R होगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर VS/R होगा। दिस वन ये VS/R हो गया, 0 से लेकर T/2 और T, ये IS1 IS2। अगर मैं बोलूँ IS3 और IS4 बना देते, IS3 और IS4 की बात कर देते, क्या होगा पता आपके पास? ये T/2 से लेकर T तक में ऑन होगा, और लोड करंट हमेशा अपोजिट होता है। S3 और S4 करंट जब भी कंडक्ट करता है तो देखो इसका अपोजिट कर दो, VS/R हो गया। क्यों? क्योंकि स्विच करंट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। स्विच करंट नेगेटिव कैसे हो जाएगा? यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है वो, करंट फ्लो होगा आपके पास। अगर मैं थारिस्टर यूज कर रहा हूँ तो एनोड टू कैथोड करंट फ्लो होगा, ये कभी नेगेटिव नहीं बनेगा। तो स्विच करंट या थारिस्टर करंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, सबका फिगर बना दिया हम, लोड करंट का फिगर, लोड वोल्टेज का फिगर, पोल वोल्टेज का फिगर और इंडिविजुअल स्विच करंट का फिगर, सबका फिगर ड्रॉ कर दिया। तो जब आप ऐसे करके टॉपिक को पढ़ते हो तो आपके पास ज्यादा गुड पॉसिबिलिटी होती है, कंफर्ट ज्यादा होता है। अब बात बची परफॉर्मेंस की, कि अगर रजिस्ट्री लोड में मेरे को परफॉर्मेंस की बात करना और मैं क्या क्या करता हूँ, तो इसको हटा सकता हूँ, इसको हटा सकता हूँ। मेरे को पता है देखो जो पोल वोल्टेज है ये हाफ ब्रिज इन्वर्टर का रिजल्ट था, और यही रिजल्ट ना हमारे भी पोल वोल्टेज का रिजल्ट है। हमारे पास जो पोल वोल्टेज बना VA0 उसका रिजल्ट भी वही है। तो दो हाफ ब्रिज इन्वर्टर को मिला के हम एक बोल सकते हैं कि फुल ब्रिज इन्वर्टर डिजाइन किए। दो SPDT स्विच, सिंगल पोल डबल थ्रू जो स्विच है, दो SPDT स्विच की हेल्प से हम एक फुल ब्रिज इन्वर्टर डिजाइन किए। एक हाफ ब्रिज इन्वर्टर में सिंगल SPDT स्विच था,
एक स्विच था इसलिए आपके पास पॉसिबिलिटी दो आपके पास S1 S2 की थी, एक समय में ऑन होगा एक समय में ऑफ होगा। ओके, ये हटाते जा रहा हूँ। ये गुड डिस्कशन था। अपनी कॉपी में प्रॉपर आप नोट्स बनाएंगे, नोट्स में प्रॉपर चीज़ों को लिखेंगे, कुछ डाउट नहीं आना चाहिए, आपका डाउट जीरो होना चाहिए, मिनिमम डाउट होना चाहिए आपका। ठीक, चलो परफॉर्मेंस की बात करना है तो मेरे को अगर बोलना है कि परफॉर्मेंस वाइज अगर मैं बात करूं तो देखो फर्स्ट रिजल्ट अगर मैं बोलूं कि एवरेज वैल्यू ऑफ वी नॉट कितना होना है, तो एवरेज वैल्यू ऑफ वी नॉट एरिया अपॉन टाइम पीरियड होगा। अब एरिया अपॉन टाइम पीरियड होगा तो जीरो हो गया, क्योंकि एरिया जीरो, पॉजिटिव एरिया इक्वल टू नेगेटिव एरिया। सेकंड चीज है वी नॉट को बोलते हैं 180 डिग्री मोड स्क्वायर वेवफॉर्म, एक स्क्वायर वेवफॉर्म है ये, इसको हम बोलते हैं 180 डिग्री मोड, 180 डिग्री मोड स्क्वायर वेवफॉर्म, स्क्वायर वेवफॉर्म। वैसे तो नॉर्मल एक स्क्वायर वेवफॉर्म आप बोल सकते हो, एक आइडियल स्क्वायर फॉर्म 180 डिग्री मोड। क्यों? हर 180 के बाद चेंज हो रहा है। ये t/2 है, ये t है, t/2 का मतलब ही होता है 180 डिग्री और t का मतलब होता है 360 डिग्री। तो t/2 मतलब इसका मतलब हो गया ये 180 डिग्री और ये t मतलब हो गया इसका मतलब हो गया 360 डिग्री। तो 180 डिग्री स्क्वायर वेव मोड है, हर 180 के बाद चेंज हो गया। दो स्विच S1 S2 ऑन थे, उसके बाद अगले 180 के बाद दूसरा स्विच चेंज हो गया। तो 180 डिग्री मोड स्क्वायर वेव फॉर्म बनता है आपके पास हाफ ब्रिज या फुल ब्रिज इन्वर्टर में। ऐसा नहीं कि फुल में, हाफ में या फुल में। तो हाफ ब्रिज और फुल ब्रिज इन्वर्टर में जो एक स्क्वायर वेव फॉर्म आप बोलते हो उसको आप 180 डिग्री मोड बोल सकते हो, क्योंकि t/2 के बाद चेंज हो जाता है। ठीक है, और इसी को सबसे आइडियल स्क्वायर वेव फॉर्म बोला जाता है। एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू जीरो हो गया, क्योंकि एरिया अपॉन टाइम पीरियड था, एरिया अपॉन टाइम पीरियड था। एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट कितना हो गया? तो जब आउटपुट वोल्टेज जीरो हो गया तो एवरेज वैल्यू ऑफ लोड करंट की वैल्यू जो हो गया वो एरिया अपॉन टाइम पीरियड हो गया, तो ये भी जीरो हो गया, क्योंकि फिगर तो सेम है। ठीक है, चलो थर्ड बात करता हूं। अगर मैं बोलूं कि आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज की बात करता हूं कि आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, वी और कितना होगा, तो हमको पता पीक वैल्यू ऑफ एक बाइपोलर स्क्वायर वेव फॉर्म होता है, वो भी 180 डिग्री मोड है और हमारा ब्रिज इन्वर्टर हम पढ़ रहे, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर पढ़ रहे, तो हमको लगता है कि मतलब हम जो जितना आइडिया रखते हैं तो हमको पता है कि कितना होगा आपके पास आरएमएस वैल्यू, जो उसका पीक वैल्यू होता है। पीक वैल्यू कितना है? वीएस है, ये वीएस आ गया। फोर्थ, अगर मैं बोलूं कि आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट कितना होगा, लोड करंट की वैल्यू, आरएमएस करंट की वैल्यू कितना होगा, IOR भी लिख सकता हूं। तो IOR की वैल्यू कितना हो गया? IOR की वैल्यू पीक वैल्यू जो था वो VS/R हो गया। देखो तो आरएमएस वैल्यू आ गया आपके पास। अगर मैं बोल रहा हूं कि गुड फॉर्म में आपको पता होना चाहिए, देखो 3 और 4 आपके पास रिजल्ट भी आ गया। अगर मैं बोलूं कि पावर डिलीवर टू लोड कितना होगा, रजिस्ट्री लोड में पावर डिलीवर टू लोड कितना होगा, तो पावर डिलीवर टू लोड होगा VOR इंटू IOR cos फाई। एंगल तो 0 डिग्री होता है तो cos फाई की वैल्यू 1 होगी, VOR इंटू IOR दोनों का प्रोडक्ट किए तो VS²/R वॉट आ गया, VS²/R वॉट आ गया। बोला है पावर डिलीवर टू लोड है। ऐसे करके 5 रिजल्ट लिखे हमने। एवरेज आउटपुट वोल्टेज लिखे, एवरेज आउटपुट करंट लिखे, आरएमएस आउटपुट वोल्टेज लिखे, आरएमएस आउटपुट करंट लिखे, पावर डिलीवर टू लोड लिखे, VS²/R वॉट। ये फिफ्थ रिजल्ट हुआ। 6 गुड फॉर्म में अगर मैं बात कर रहा हूं, इतना अगर मैं अच्छे से अगर मैं पूरा डिस्कशन मोड में रख रहा हूं, बोला कि किस फॉर्म में हमको देखना है, किस फॉर्म में हमको चेक करना है, तो अगर मेरे को थायरिस्टर करंट या स्विच करंट के बारे में बात करना है, मेरे को एरिया एवरेज वैल्यू की बात करना है, एवरेज वैल्यू ऑफ स्विच करंट। स्विच ही तो थायरिस्टर है, कोई थायरिस्टर बोले स्विच बोले नो प्रॉब्लम। एरिया अपॉन टाइम पीरियड, एरिया अपॉन टाइम पीरियड। अब एरिया की जो वैल्यू है वो VS/R है इंटू t/2 है, ये एरिया हो गया डिवाइड बाई टी हो गया, तो VS/2R आ गया, VS/2R। ये एवरेज वैल्यू है आपके पास। अगर मैं आरएमएस वैल्यू की बात कर रहा हूँ कि आरएमएस वैल्यू ऑफ स्विच करंट या थायरिस्टर करंट, आरएमएस वैल्यू कितना होगा, तो आरएमएस वैल्यू रूट में इसके वैल्यू होगा, ऊपर से ये पीक वैल्यू नहीं ले सकते क्योंकि ये पूरा देर तक आपके पास नहीं है। VS/R है बस 0 से लेकर t/2 तक, ये आरएमएस वैल्यू। इसका मतलब अगर मैं आरएमएस वैल्यू निकालता हूं, आपको पता है इतना सारा हम लोग पढ़ चुके, पावर टाइम्स में से इतना पढ़ रहे हैं। आरएमएस वैल्यू मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, स्क्वायर करो फिर उसका मीन निकालो और फिर रूट कर देगा, तो इसका स्क्वायर कर रहा हूं तो VS²/R² हो गया और मीन वैल्यू हो गया तो इसका एरिया अपॉन टाइम पीरियड हो गया। तो मैं कैसे लिखूंगा पता आपके पास, आरएमएस वैल्यू निकालना है तो रूट, फिर मीन निकालना मतलब एरिया अपॉन टाइम पीरियड, वो भी स्क्वायर करने के बाद, तो VS²/R² इंटू t/2, ये एरिया डिवाइड बाई टाइम पीरियड। इसका मतलब सॉल्व कितना आया, टी कैंसिल आउट हुआ, बाहर कितना आ गया, तो VS/R डिवाइड बाई √2 हुआ। ये होता आरएमएस वैल्यू ऑफ स्विच करंट। VS/R बाई √2 हो गया आपके पास आरएमएस वैल्यू ऑफ स्विच करंट या थायरिस्टर करंट, ये आरएमएस वैल्यू निकला। आरएमएस वैल्यू आपके पास एवरेज वैल्यू ऑफ स्विच करंट निकल चुका था, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं थी, तो गुड फॉर्म में हम लिख दिया। 7 रिजल्ट लगभग हो गए। अगर मैं बोलूं कि देखो पोल वोल्टेज क्या है, तो पोल वोल्टेज का अगर मैं बोलूं कि बताओ पोल वोल्टेज का एवरेज वैल्यू कितना होगा, तो एवरेज वैल्यू ऑफ पोल वोल्टेज कितना होगा किसी का भी, एवरेज वैल्यू ऑफ पोल वोल्टेज 0 बिकॉज एरिया अपॉन टाइम पीरियड। अगर मैं बोलूं कि आरएमएस वैल्यू ऑफ पोल वोल्टेज कितना होगा, VA0 या VB0, उसका पीक वैल्यू VS/2 है, तो VS/2 हो गया इसका आरएमएस वैल्यू। ये 9th रिजल्ट हो गया, ठीक है। 10th रिजल्ट की बात कर रहा हूं कि अगर मेरे को इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर का रिजल्ट पता होता है, और इनपुट पावर की जो वैल्यू होती है आपके पास, इनपुट पावर मतलब VS इंटू IS, एवरेज वैल्यू ऑफ सप्लाई वोल्टेज DC और ये सोर्स करंट नॉट स्विच करंट, सोर्स करंट,
वी आउट की वैल्यू कितना होता है, वी आर इंटू आई आर, तो वी आर इंटू आई आर होता है आपके पास, अभी हम निकाले थे, तो वी एस स्क्वायर बाई आर था, वी एस स्क्वायर, वी एस कैंसिल आउट हुआ, तो एवरेज वैल्यू ऑफ सोर्स करंट का वैल्यू आता है वी एस बाई आर। ये इंपॉर्टेंट है कि एवरेज वैल्यू ऑफ सोर्स करंट इज नॉट स्विच करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ सोर्स करंट, इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर। सब डिवाइसेस अपन आइडियल मान के चलते, कोई ड्रॉप तो लेते नहीं हम लोग, ठीक है। 11th, अगर मैं बोलूं कि देखो आउटपुट वेवफॉर्म का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कितना होगा, आउटपुट वेवफॉर्म का, तो आउटपुट वेवफॉर्म का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा एक फोरियर सीरीज का एक्सपांशन होगा, n इक्वल टू 135 से लेके इन्फाइनाइट तक होगा, और पीक टू पीक वैल्यू जो है आउटपुट वेवफॉर्म की 2Vs है, द पीक टू पीक वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म जो है वो 2Vs है। और आपको पता है जब आप फोरियर सीरीज लिखते हो तो पीक टू पीक वैल्यू जितना होता है उसका डबल होता है, ये 2Vs है बोला पीक टू पीक वैल्यू। इसका मतलब है कि एक फुल ब्रिज इन्वर्टर का अगर मेरे को आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म लिखना फोरियर सीरीज से तो कितना हो गया 4Vs, पीक टू पीक वैल्यू का डबल 4Vs अपॉन n पाई साइन n ओमेगा t, इतना रिजल्ट होगा। तो V नॉट की वैल्यू का अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो V नॉट का रिजल्ट कितना हो गया, n की वैल्यू 1 पुट कर दिए तो 4Vs अपॉन पाई साइन ओमेगा t, 4Vs अपॉन 3 पाई साइन 3 ओमेगा t प्लस 4Vs अपॉन 5 पाई साइन 5 ओमेगा t, और ऐसे चलते जाएगा, और हम नहीं आते जाएंगे, पता ही आपको ये बात। तो ये आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म जो है उसका रिजल्ट लिखिए, और ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है बोलो, ये जो पीक टू पीक वैल्यू होता है उसका डबल। अगर मैं बोलूँ 12th में, अगर मैं बोल रहा हूँ कि आरएमएस वैल्यू, अगर मैं बोल रहा हूँ कि जो आरएमएस वैल्यू ऑफ द फंडामेंटल जो कंपोनेंट होगा उसका आरएमएस वैल्यू, तो पीक वैल्यू डिवाइड बाय √2 होगा, तो 4Vs अपॉन पाई √2, ये 4Vs अपॉन पाई √2 होगा, देखो यहाँ से, तो 4Vs अपॉन पाई √2 ये हो गया आरएमएस वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट आउटपुट वोल्टेज ये। और अगर मैं बोलूँ कि ठीक है आरएमएस वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ करंट की वैल्यू कितना होगा, IOR कितना होगा, VR/1, तो 4Vs अपॉन पाई √2 डिवाइड बाई R, ये हो गया। अगर मैं बोलूं कि पावर डिलीवर टू लोड ड्यू टू द फंडामेंटल कंपोनेंट तो कितना होगा, VOR1 IOR1 और cos ∅1, बट cos ∅1 की वैल्यू 1 आ गया, क्यों, एक रजिस्ट्री लोड में तो वैसे भी दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, VOR1 इंटू IOR1, तो जो पावर होगा आपके पास P01 पावर डिलीवर टू लोड ड्यू टू द फंडामेंटल कंपोनेंट, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई अगर मैं कर रहा हूं आपके पास कि जो रिजल्ट आपके पास दिख रहा है 4Vs अपॉन पाई √2, तो 4Vs अपॉन पाई √2 मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया 16 Vs स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, और ये आ गया 2, और ये आपके पास आ गया, ये था V नॉट और ये डिवाइड बाई R। अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो ये आ गया 8 Vs स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर R, ये पावर डिलीवर टू लोड ड्यू टू द फंडामेंटल कंपोनेंट आ गया, देखो ये 14 रिजल्ट आ गया, ये पावर डिलीवर टू लोड ड्यू टू द फंडामेंटल कंपोनेंट। और ये आप बोल सकते हो कि एक्टिव पावर डिलीवर टू लोड ड्यू टू द फंडामेंटल कंपोनेंट। अगर मैं कभी किसी को बोलूं कि पावर डिलीवर टू जो लोड होगा, रिएक्टिव पावर डिलीवर टू लोड, रिएक्टिव पावर डिलीवर टू लोड अगर मैं कभी किसी को बोल दूं तो रिएक्टिव पावर कभी भी नहीं हो सकता, क्यों रिएक्टिव पावर क्यों नहीं हो सकता, अगर मैं क्यू रिएक्टिव अगर मैं बोल दूं कि रिएक्टिव पावर डिलीवर टू लोड कितना होगा, तो फिर आपके पास कितना होगा, VOR IOR और साइन फाई, एंगल तो हो नहीं सकता, तो फाई की वैल्यू 0 तो 0 आ जाएगा। तो जब भी एक रजिस्ट्री लोड होता है कोई भी रिएक्टिव पावर की बात नहीं करता, क्योंकि रिएक्टिव एलिमेंट ही नहीं लोड में, लोड में जब तक इंडक्टर नहीं होगा तो हम तक कैसे बात कर लेंगे रिएक्टिव पावर। तो पावर डिलीवर्ड, जो रिएक्टिव पावर डिलीवर टू लोड, चाहे वो फंडामेंटल कंपोनेंट हो चाहे इन जनरल हो, टोटल रिएक्टिव पावर डिलीवर टू लोड 0 ही होगा, ठीक है। तो रिएक्टिव पावर की नॉर्मली हम बात अवॉइड करते हैं इन केस ऑफ रजिस्ट्री लोड, क्योंकि होता ही नहीं है, क्योंकि होता ही नहीं है, ठीक है। तो इतने रिजल्ट लिखे। अगर में से कोई बोलते कि जो पोल वोल्टेज इसका फोरियर सीरीज का एक्सपांशन क्या होगा, तो ये हाफ ब्रिज इन्वर्टर का रिजल्ट, इसका पीक टू पीक वैल्यू कितना है, इस पोल वोल्टेज जो दिया है इसका पीक टू पीक वैल्यू कितना है, V पीक टू पीक कितना है, Vs है, इसका फोरियर सीरीज एक्सपांशन कितना हो गया, फोरियर सीरीज एक्सपांशन हो गया 8 ऑड हार्मोनिक्स हो गया 135 इनफाइनाइट, पीक टू पीक वैल्यू Vs है, तो रिजल्ट हो जाएगा 2Vs अपॉन n पाई साइन n ओमेगा t। इसका मतलब ये हुआ कि 2Vs अपॉन पाई साइन ओमेगा t प्लस 2Vs अपॉन 3 पाई साइन 3 ओमेगा t प्लस ऐसा ऑन सो, ऐसा चलते जाएगा। इसका मतलब अगर में से कोई बोल दे कि पोल वोल्टेज का जो आरएमएस वैल्यू होगा उसका फंडामेंटल कंपोनेंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ द पोल वोल्टेज, तो 2Vs अपॉन पाई √2 होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अपने को हमेशा समझना पड़ेगा कि कोई क्या पूछ रहा है। तो अगर कोई VAOR1 पूछ लिया कि जो पोल वोल्टेज है उसकी आरएमएस वैल्यू जो होगा फंडामेंटल कंपोनेंट के आरएमएस वैल्यू का रिजल्ट कितना होगा, तो 2Vs अपॉन पाई √2 होगा, 2Vs अपॉन पाई √2 होगा। ये है फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ
पोल वोल्टेज, उसके आरएमएस वैल्यू का। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ द पोल वोल्टेज का रिजल्ट ये। तो मेरे को लगता है एक रजिस्ट्री लोड से रिलेटेड कोई कुछ भी पूछेगा अपने पास आंसर है, हर एक चीज का आंसर है। आपको पूरा डिस्कशन मोड में पता होना चाहिए, आपका एवरेज वैल्यू पता है, आपका आरएमएस वैल्यू पता है, सबका एवरेज आरएमएस वैल्यू पता है। एक्स्ट्रा जो बात किया मैं पोल की बात किया कि देखो पोल वोल्टेज है, क्योंकि आगे चल के ये टर्मोलॉजी ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आप इन्वर्टर पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा केयर की नीड होती है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस की नीड होती है। बार बार आप पढ़ते रहोगे, बार बार आप लिखते रहोगे तो आसान हो जाएगा। ये 4 सीरीज का एक्सपांशन में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो गुड माइंड सेटअप चाहिए रहता है। ऐसे आप किसी दिन बैठ के पढ़ना चालू किए, थोड़ी देर पढ़े, फिर 1 महीना तक नहीं पढ़े तो ये बहुत डराएगा। पावर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी को एक टेक्निकल फियर क्रिएट करता है। आसान तब होता है जब आप इन्वॉल्व रहते हो, तो इन्वॉल्वमेंट से चीज़ें बहुत आसान होती है, और इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो फिर ये बहुत टफ सब्जेक्ट होता है। तो बहुत गुड इन्वॉल्वमेंट चाहिए आपको। आपको 4 सीरीज लिखते समय बहुत अच्छा लगना चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आपको दिखना चाहिए वर्किंग। तो फॉर्मूले पे नहीं जाना है, अपने को देखना है कि अपन हर चीज को वर्किंग मोड में ले जा सकते, हर चीज को कंपेयर कर सकते। तो ये मेरा था पार्ट 1, जिसमें कि मैं केस नंबर 1 लिया, रजिस्ट्री लोड लिया, और जितना हो सकता था उतनी मैं बात किया, जितना हो सकता था। अब मैं क्या करूंगा, पार्ट 2 में इंडक्टिव लोड ले लूंगा, और इंडक्टिव लोड में कुछ गुड डिस्कशन कर लूंगा जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। तो पार्ट 1 में कवर करता हूं। मेरे को लगता है कि सिंगल फेज फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर आपको एक गुड आइडिया के साथ क्लियर हुआ होगा। मेरे को नहीं लगता कि इसके बाद कोई डाउट होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे हर एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनेंगे, और अगर आप हर एक पॉइंट को मेरे ध्यान से सुनेंगे तो मेरे को लगता है कि आप कंफर्टेबल रहेंगे। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है सिंगल फेज फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में मैं रजिस्ट्री लोड को इंक्लूड किया, परफॉर्मेंस की बात किया। अब पार्ट नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। सर्किट डायग्राम पहले ड्रॉ कर देता हूँ। तो सर्किट डायग्राम जो ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ठीक है, ये ग्राउंड, ये VS है। ठीक है, चलो, ये जो स्टाइल है ये तो हमको पता होना चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, अब ये स्विच, एक एंटी पैरेलल डायोड, आप चाहो तो थायरिस्टर भी बना सकते हो, गुड फॉर्म में पता होना चाहिए। कई बार मैं थायरिस्टर इसलिए बनाना पसंद करता हूँ कि आप कंफर्टेबल रहो, आपको पता रहे कि थायरिस्टर है, डायोड है, थायरिस्टर डायोड। कभी मैं स्विच बनाना पसंद करता हूँ, कभी थायरिस्टर बनाना पसंद करता हूँ। दोनों को यूज करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारा कंफर्ट बहुत बेहतरीन बना रहे। ये एक प्योर इंडक्टिव लोड है। इस बार ना मैं केस नंबर 2 जो स्टार्ट कर रहा हूँ, ये पार्ट नंबर 2 जो है वो प्योर इंडक्टिव लोड के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। प्योर इंडक्टिव लोड, प्योर इंडक्टिव जो लोड होता है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखो आपके पास थायरिस्टर बनाया है जानबूझ के मैं, ये एंटी पैरेलल डायोड, ये दिस वन, ये एंटी पैरेलल डायोड, दिस वन। अगर वो ध्यान से देखा जाए तो देखो ये डायोड करंट है, ये T1 थायरिस्टर हुआ, ये D1 डायोड हुआ। नोटेशन बहुत गुड होना चाहिए, T2 हुआ, ये D2 हुआ, ये T3 हुआ, स्विच 3, ये D3 हुआ, ये T4 हुआ, और ये D4 हुआ। आप देख रहे होंगे जब मैं रजिस्टर लोड लिया था S1 S2 S3 S4 लिखा था, मेरे को पता है कि यहाँ पे जो करंट होगा वो IT1 होगा, थायरिस्टर करंट। डायोड करंट जो होगा वो ID1 होगा, तो ID1। यहाँ मेरे को पता है थायरिस्टर करंट जो होगा, थायरिस्टर और डायोड करंट आपके पास हमें अपोजिट है, ID3। ये डायोड करंट ID3 है। यहाँ पे जो है आपके पास ये ID2 है, और ये ID2 है। ये यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो IT4 है, जैसे ID4, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये ID4 है जी। बाकी सब कुछ बना हुआ है। ओके गुड, हमको वर्किंग वगैरह पता है। मैं जस्ट इसलिए बनाता हूँ कि आपको लगे कि यार इतना टफ नहीं होता। जब आप फिगर को बार बार बनाते रहते तो ये फिगर जो डायग्राम कई लोगों को लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड है, ये कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम नहीं है। बस इस बात पे बेस्ड होते हैं कि आप कितना इन्वॉल्व, जब आप पूरे तरीके से इसी के बारे में सोचते हो और इसी में इन्वॉल्व रहते हो तो फिगर बहुत आसान है। इसलिए आप देखते होंगे कि मैं जब भी कोई भी रिकॉर्ड करता हूं आपके लिए, पेन ड्राइव का, जी ड्राइव का जो भी कोर्स मैं आपके लिए रिकॉर्ड करता हूं, तो मैं पहले से बोर्ड में फिगर नहीं बनाता हूं, मैं फिगर आपके सामने बनाता हूं। क्यों बनाता हूं? जस्ट आपको लगे कि यस ये सब पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि सर्किट डायग्राम किसी को याद नहीं होते होंगे। कई बार व्यक्ति सोचता है कि सर्किट डायग्राम लोगों को याद नहीं होते होंगे, बिल्कुल याद हो सकते हैं, आपका इन्वॉल्वमेंट चाहिए। अब आपके पास क्या है, अब मेरे को पता है कि जब ये लोड अगर इंडक्टिव है तो आई नॉट जो होगा वो ट्रायंगुलर वेव फॉर्म होगा, और वी नॉट स्क्वायर वेव फॉर्म होगा। वी नॉट के बारे में अपन जानते हैं कि S1 S2 जब ऑन होगा, वी नॉट के बारे में हम गुड आइडिया तो हम रखते हैं। तो मैं वी नॉट का फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ फिर से। अब वी नॉट का फिगर अगर मैं लिख रहा हूँ तो वी नॉट इक्वल टू ये बनाया, थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस ले लेता हूँ, गुड फॉर्म में डिस्कशन कर लेंगे अपन, ठीक है जी। तो हमको पता है कि ये T/2 है, T/2, ये T है, क्यों ना मैं T/4 बना लूँ, T/4 बना लेता हूँ मैं।
और आपको हाफ ब्रिज इन्वर्टर में अगर आपको याद होगा तो मैं ट्रेंगुलर वेवफॉर्म जब करंट का बनता था वो बता चुका हूँ, तो डिस्कशन मोड अपने को पता है, ऐसा कुछ भी न्यू नहीं है, ऐसा कुछ भी न्यू नहीं है बोला, ये V0 है। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, अगर हमको बनाना है फिगर की बात करना है, ये तो अगर हम फिगर की बात अगर कर रहे हैं, ये I0 के बारे में बात कर रहे हैं, हमको पता है कि आउटपुट वोल्टेज स्क्वायर वेवफॉर्म अगर है और जो हमारा करंट है वो इंडक्टर करंट है, इंडक्टर करंट इंडिकेशन ऑफ इंडक्टर वोल्टेज होता है, इंडक्टर वोल्टेज ही आउटपुट वोल्टेज है। इस बार इंडक्टर वोल्टेज ही आउटपुट वोल्टेज है और लोड करंट ही इंडक्टर करंट है। तो एक्चुअली इंडक्टर करंट और इंडक्टर वोल्टेज के बारे में बात चालू हो गई। ध्यान से अगर देखा जाएगा तो इंडक्टर करंट और इंडक्टर वोल्टेज की बात होती है जब आप प्योर इंडक्टिव लोड के बारे में बात करते हैं, इसलिए आपको फिर इंडक्टर वोल्टेज और इंडक्टर करंट के बारे में गुड आइडिया होना चाहिए, क्योंकि इंडक्टर वोल्टेज ही आउटपुट वोल्टेज है, इंडक्टर करंट ही आउटपुट लोड करंट है। फिर मैं आपको हाफ ब्रिज इन्वर्टर में एक बात बताया था, क्या बताया था हाफ ब्रिज इन्वर्टर में? मैं आपको हाफ ब्रिज इन्वर्टर में मैं आपको बताया था कि देखो एक प्योर इंडक्टर के अक्रॉस में इंडक्टर वोल्टेज और इंडक्टर करंट के बीच में क्या होता है, इंडक्टर वोल्टेज ना लीड करता है 90 डिग्री से, मतलब इंडक्टर करंट लैग करता है 90 डिग्री से। जब 90 डिग्री से लैग करता है इसका मतलब ये होता है कि T/4 से लैग करता है। तो मैं बताया था, देखो अगर आपको फिगर बनाना है तो ये ऐसा बनाया, दिस वन, ये तो एक ट्रायंगुलर वेवफॉर्म बना रहे हैं दिस वन, ये अब ये ट्रायंगुलर वेवफॉर्म बना। अब हमको पता है कि जब यहाँ पे जब हमको पता है कि V0 की वैल्यू जो होगा S1 S2 जब होगा, ये S1 S2 लिखा। अब हमको क्या करना है, हमको ये पता होना चाहिए कि जब मैं ट्रायंगुलर वेवफॉर्म की बात करता हूँ जो करंट होता है वो लैग करता है 90 डिग्री से और टाइम वाइज T/4 होगा। और मैं ये एज्यूम करता हूँ कि अगर आप सिंगल फेज फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर इंडक्टिव लोड मेरा अगर देख रहे हो, जो वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब है कि सिंगल फेज हाफ ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का एक प्योर इंडक्टिव लोड का आप देख के आओ। तो अभी मेरा सजेशन है, आपको सजेस्ट करता हूं मैं कि जो मैं पढ़ा चुका हूं हाफ ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर प्योर इंडक्टिव लोड, वापस जाइए और एक बार देखिए, 5 मिनट फिर से रिवाइज कीजिए और एक बार देखिए, तो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। मेरे लिए आसान ये हो जाएगा, मेरे को पता है कि जब भी S1 S2 ऑन होता है तो आउटपुट वोल्टेज VS के बराबर होता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ये VS द VS। मेरे को ये भी पता है कि देखो ये देखो यहाँ पे आपके पास माइनस VS। जब S1 S2 ऑन होता है तो करंट की जो वैल्यू होती है वो थायरिस्टर या जो स्विच करंट उसके बराबर होता है I0 की वैल्यू, तो I0 की वैल्यू भी पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो यहाँ पे S1 S2 ऑन है, ये S1 S2 ऑन है, और S1 S2 जब ऑन होगा तो एनर्जी जो होता है वो पावर का जो फ्लो होता है सोर्स टू लोड होता है, और ये एनर्जी स्टोरिंग सर्किट होता है। इस समय में इंडक्टर एनर्जी स्टोर करेगा, तो एनर्जी स्टोरिंग सर्किट बनेगा इस समय में, एनर्जी स्टोरिंग सर्किट। तो मेन स्विच के थ्रू आप एनर्जी को स्टोर करते हैं, तो एनर्जी स्टोरिंग सर्किट होता है। S1 S2 है, V0 की वैल्यू पॉजिटिव है और करंट की वैल्यू पॉजिटिव है, और इंडक्टर वोल्टेज जब पॉजिटिव होता है तो आप बोलते हो कि इंडक्टर करंट जो होता है इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और ये लीनियर चार्जिंग ऑफ इंडक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। और लीनियर चार्जिंग ऑफ इंडक्टर में इंडक्टर करंट एक रैंप सिग्नल बनता है। तो देखो लीनियर चार्जिंग ऑफ इंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लीनियर चार्जिंग ऑफ इंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बोला ये, ओके गुड। अब मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है ये S1 S2 की बात आ गई, बाद में क्या हो रहा है, T/2 से लेकर 3T/4 में आउटपुट वोल्टेज जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू नेगेटिव है, और आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू नेगेटिव और करंट की वैल्यू पॉजिटिव। अलग बात है कि डिक्रीज हो रहा है बट करंट पॉजिटिव है, डिक्रीज होने का मतलब नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव है बट डिक्रीज हो रहा है, लीनियरली डिस्चार्ज हो रहा है। अब लीनियरली डिस्चार्ज हो रहा है इसका मतलब है कि एनर्जी रिलीजिंग होना चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ कि अब हमारे पास जो करंट है वो पॉजिटिव अभी भी है, इसका मतलब करंट पॉजिटिव अभी भी है। तो अभी होगा कि आपके पास जब D3 D4 ऑन होगा, इस जगह पे जब D3 और D4 ऑन होता है तो ही लोड करंट ना डायोड करंट के बराबर होता है, क्योंकि ये D4 करंट लोड करंट और D3 करंट ऐसा फ्लो होगा। तो D3 D4 करंट इज ऑलवेज लोड करंट S1 S2। तो हमको पता रहना चाहिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पॉइंट, कि थायरिस्टर का IT1 इज इक्वल टू IT2 इज इक्वल टू I0, ये जब S1 S2 ऑन होता है तो। और अगर मैं बोलूँ D3 D4 तो ID3 इक्वल टू ID4 इज ऑलवेज इक्वल टू I0, कब, जब D3 D4 ऑन होता है। तो अगर करंट की वैल्यू, अगर करंट पॉजिटिव बना रहे तो D3 D4 यहाँ पे होगा, ये D3 D4 होगा। अलग बात है कि जब D3 D4 ऑन होता है तो V0 नेगेटिव होता है, और यहाँ पे पावर जो नेगेटिव होगा तो एब्जॉर्ब की जगह डिलीवर करेगा। ये एनर्जी स्टोरिंग सर्किट था और ये एनर्जी ना रिलीजिंग सर्किट है। तो T/2 से लेकर 3T/4 ना एनर्जी रिलीजिंग सर्किट है। आपको एक रिटर्न पाथ चाहिए था तो आप डायोड के थ्रू रिलीज करते, तो एनर्जी रिलीजिंग सर्किट है ये। D3 D4 जब ऑन है, वोल्टेज की वैल्यू नेगेटिव और करंट की वैल्यू पॉजिटिव है, बट ये देखो लीनियरली डिस्चार्ज हो रहा है बिकॉज इंडक्टर वोल्टेज इज नेगेटिव। इंडक्टर वोल्टेज का नेगेटिव होना और कांस्टेंट होना इसका मतलब है लीनियरली डिस्चार्ज करना। इंडक्टर वोल्टेज पॉजिटिव होना
और कांस्टेंट होना इसका मतलब लीनियरली चार्ज होना होता है। ठीक है, ट्रांजिएंट भी मैं पढ़ाया हूं आपको, इतना गुड आइडिया तो आप रखते हो। अब अगर बोलूं कि 3t/4 से t में क्या हो रहा है, अगेन आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव है, और आउटपुट वोल्टेज अगर नेगेटिव है बट करंट भी नेगेटिव है, तो करंट नेगेटिव होने का मतलब है और आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव होने का मतलब है कि अगर मैं बोलूं कि करंट भी नेगेटिव है तो हमको गुड आइडिया रहना चाहिए क्या, कि जो थायरिस्टर करंट है IT3 इज इक्वल टू IT4 इज इक्वल टू माइनस I0। लोड करंट अपोजिट होता है थायरिस्टर करंट के, बट इस समय में अगर मैं बात करूं, इस समय में बात करूं तो V0 की वैल्यू माइनस VS होता है इस समय में जब आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव है, अभी भी नेगेटिव है बट करंट भी आपके पास नेगेटिव है, और करंट भी नेगेटिव है और आउटपुट वोल्टेज भी नेगेटिव, तो देखो S3 और S4 हो गया। और S3 S4 में अगर मैं बोलूं कि देखो आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव है, करंट भी नेगेटिव है, और आउटपुट वोल्टेज भी नेगेटिव है, करंट भी नेगेटिव, जैसे आप देख रहे हो ये ऐसा आपके पास जाते जा रहा है ये। तो अब हमको क्लियर रहना चाहिए, देखो आउटपुट वोल्टेज भी नेगेटिव, करंट भी नेगेटिव है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि ये अपोजिट डायरेक्शन में जब एनर्जी, अब जब आप बोल सकते हो कि देखो लीनियरली डिस्चार्ज हो रहा है बट अपोजिट डायरेक्शन में, लीनियरली डिस्चार्ज भी हो रहा है और करंट भी नेगेटिव है, इसका मतलब ये हो गया कि S3 और S4 वाले पार्ट में, S3 और S4 वाले पार्ट में एनर्जी स्टोरिंग सर्किट है। तो ये एनर्जी स्टोरिंग सर्किट अभी भी हुआ। क्यों एनर्जी सर्किट स्टोरिंग सर्किट हुआ, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव, आउटपुट करंट भी नेगेटिव है। आउटपुट वोल्टेज का नेगेटिव होना, आउटपुट करंट का नेगेटिव होना, इसका मतलब पावर का एब्जॉर्ब करना, बोथ आर नेगेटिव, नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो S1 S2 से जितना एनर्जी आप स्टोर किए थे D3 D4 से रिटर्न पाथ से रिलीज कर दिए, S3 S4 से जितना आप एनर्जी स्टोर करोगे उतना अपना D1 D2 से रिलीज कर दोगे। तो यहाँ पे D1 D2 जब भी ऑन होता है, तो D1 D2 जब भी आपके पास ऑन होता है, तो D1 D2 जब भी हमारे पास ऑन होगा D1 D2, तो हमको क्लियर रहना चाहिए कि ये था आपके पास S3 S4 या T3 T4, जब भी D1 D2 ऑन होता है तो ID1 इज इक्वल टू ID2 इज इक्वल टू माइनस I0 जब D1 D2 ऑन होता है। तो ठीक है, करंट नेगेटिव, देखो करंट नेगेटिव, बट ये ना, ये देखो इंडक्टर करंट इंक्रीजिंग है, वो भी नेगेटिव में इंक्रीजिंग है। तो नेगेटिव में इंक्रीज होना, क्योंकि इंडक्टर वोल्टेज पॉजिटिव है, नेगेटिव में इंक्रीज होना, दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर डिलीवर करेगा। इसका मतलब है जब जब डायोड ऑन है ये एनर्जी रिलीजिंग सर्किट है, इतना ही तो कंसेप्ट है, एनर्जी रिलीजिंग सर्किट है। तो D3 D1 D1 कौन होना, D1 D2 कौन होना, एनर्जी रिलीजिंग सर्किट। इसका मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि S1 S2 से जो एनर्जी, मतलब T1 T2, थायरिस्टर मतलब S1 S2 मतलब T1 T2, इससे जितना एनर्जी आप स्टोर करोगे इंडक्टर में, ये एनर्जी रिलीज होगा D3 D4 में। जितना आप T3 T4 के थ्रू एनर्जी स्टोर करोगे वो D1 D2 के थ्रू एनर्जी रिलीज होगा। तो ये आपको गुड आइडिया है। ठीक है, तो एनर्जी स्टोरिंग सर्किट, एनर्जी रिलीजिंग सर्किट है, गुड फॉर्म में बना दिया मैं बोला। जो T से लेके 5T/4 है, T से लेके 5T/4 है, वही तो 0 से T होगा। तो हम स्टडी स्टेट वेवफॉर्म बनाते हैं, हम हमेशा स्टडी स्टेट वेवफॉर्म बनाते हैं। इसका मतलब है T/4 के पहले वही होगा जो 5T/4 के पहले होगा। तो D1 D2 में बना देता हूँ, तो यहाँ पे D1 D2 लिख दिया, इसको बाद में लिखा मैं, और देखो D1 D2 लिख दिया, ये कॉपी पेस्ट हो गया। तो जब आप बोलते हो ना स्टडी स्टेट इंडक्टर करंट वेवफॉर्म या स्टडी स्टेट आउटपुट वेवफॉर्म, तो फिर D1 D2 बना देते हैं अपन। तो इसका जो पाथ होता है वो D1 D2 से स्टार्ट हुआ, फिर S1 S2 मतलब T1 T2 से स्टार्ट हुआ, फिर T1 T2 से हुआ तो ये एनर्जी जो स्टोर किया वो D3 D4 से रिलीज करेगा, फिर एनर्जी स्टोर करेगा S3 S4 से, और S3 S4 से जो एनर्जी स्टोर करेगा वो D1 D2 से रिलीज करेगा। ये ओवरऑल आपके पास ये प्रोसेस है, ये स्टेप्स है, ये ऑर्डर है। तो S1 S2 से एनर्जी स्टोर करना मतलब D3 D4 से रिलीज करना, S3 S4 से एनर्जी स्टोर करना मतलब D1 D2 से रिलीज करना, यही तो बात है। ओके, गुड है। मैं अगर बोल रहा हूँ कि देखो लोड करंट या आउटपुट करंट की वैल्यू है, ये आपके पास टाइम जो है वो T/2 है और ये T है, और आपको पता है कि आउटपुट वोल्टेज VS है इस पूरे के पूरे टाइम में 0 से लेकर T/2 में। ठीक है, तो अगर मेरे को गुड डिस्कशन करना है तो मैं कैसे बोल सकता हूँ, 0 से लेकर T/2 में, 0 से लेकर T/2 में आउटपुट वोल्टेज दैट मीन द इंडक्टर वोल्टेज इज VS। ठीक है, अब लोड करंट इक्वल टू इंडक्टर करंट है, तो VL की वैल्यू कितना होगा, L DIL/dt इज इक्वल टू इंडक्टर वोल्टेज इज इक्वल टू VS। ये, और अगर मैं बोल दूं कि ठीक है, अगर मेरे को देखना है कि कितनी वैल्यू हो रहा है आपके पास, तो अगर मैं बोल देता हूं कि ठीक है DIL/dt इज इक्वल टू VS/L, तो DIL की वैल्यू कितना हो गया, तो VS/L और ये dt हो गया। अगर मेरे को इंडिकेट करना है, इंडिकेशन करना है DIL इंडिकेट करना है, और इस साइड आ गया VS/L, और इंडिकेशन ऑफ dt परफॉर्म करना है 0 से लेकर T/2 तक, और DIL परफॉर्म करना है, तो ये I मैक्सिमम से आपके पास है प्लस I मैक्सिमम, पिक टू पिक, ये नीचे से लेके ऊपर तक सॉल्व किए तो 2I मैक्सिमम हो गया, 2I मैक्सिमम हो गया बोला। ये मिनिमम I मैक्सिमम, पॉजिटिव I मैक्सिमम, ये कितना आ रहा है VS/L, तो VS T/2L,
ये अगर मैं बोलूँ तो वी एस बाई एफ, अगर टाइम पीरियड है 2 तो वी एस अपॉन 2 एफ एल, और ये 2i मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम जो लोड करंट होगा या मैक्सिमम जो इंडक्टर करंट होगा वो पता है वी एस बाई 4 एफ एल होता है। वी एस बाई 4 एफ एल होता है पीक वैल्यू ऑफ लोड करंट और पीक वैल्यू ऑफ इंडक्टर करंट। ये इंपॉर्टेंट है, पूछना पसंद करते हैं एग्जाम वाले। तो ये पीक वैल्यू ऑफ लोड करंट जो होता है या इंडक्टर करंट वी एस बाई 4 एफ एल होता है, और अगर ये है तो नीचे वाला कितना होगा, माइनस वी एस अपॉन 4 एफ एल होगा। तो पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोड करंट और इंडक्टर करंट इज वी एस बाई 4 एफ एल, द पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। अगर मैं बोलूं कि पीक टू पीक रिपल कितना होगा, पीक टू पीक रिपल कितना होगा, पीक टू पीक रिपल इंडक्टर करंट या लोड करंट, पीक टू पीक रिपल डेल्टा आई एल या डेल्टा आई नॉट, पीक टू पीक रिपल इंडक्टर करंट या लोड करंट, बार बार बोल रहा हूं रिपल लोड करंट या इंडक्टर करंट बिकॉज बोथ आर सेम, कितना होगा आई मैक्सिमम माइनस आई मैक्सिमम, और ये 2i मैक्सिमम था, तो रिजल्ट कितना हो गया, रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो कितना हो गया, वी एस अपॉन 2 एफ एल, वी एस अपॉन 2 एफ एल। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जब आप बात ऐसी करते हो, इस वे में जब बात करते हो तो हमको क्लियर रहना चाहिए कि देखो ऐसा बना, ऐसा बना, ये था माइनस वी एस अपॉन 4 एफ एल, यस गुड है। तो दो चीजें पूछना पसंद करते हैं एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये वी एस बाई 4 एफ एल है तो पीक वैल्यू ऑफ इंडक्टर करंट इक्वल टू लोड करंट, द पीक वैल्यू वी एस बाई 4 एफ एल है भाई। अगर बोल रहे पीक टू पीक रिपल करंट बोल रहे, पीक टू पीक रिपल इंडक्टर करंट या लोड करंट, तो वी एस बाई 2 एफ एल है, वी एस बाई 2 एफ एल है बोला, ठीक है ओके। ये टी बाई 2, ये टी बाई 4 ही जानते हैं। अब ये तो लिख लिए, ये है फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का इंडक्टर करंट। अगर ये हाफ ब्रिज इन्वर्टर होता, अगर ये हाफ ब्रिज इन्वर्टर होता, ये फुल ब्रिज है, द फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का ये इंडक्टर करंट का वेव फॉर्म। अगर हाफ ब्रिज इन्वर्टर में, अगर वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का अगर मैं ऐसे फिगर बनाऊं ना, हाफ ब्रिज में पता आपके पास कितना था, ये वी एस अपॉन 8 एफ एल था, सॉल्व किया वहां पे अपन, माइनस वी एस अपॉन 8 एफ एल, ये टी बाई 2 चेक कर लो आप, ये टी बाई 4। इसका मतलब पीक वैल्यू ऑफ इंडक्टर करंट इक्वल टू लोड करंट, जो पीक वैल्यू होता है हाफ ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में ड्यू टू प्योर इंडक्टिव लोड, वो वी एस बाई 8 एफ एल था। और पीक टू पीक रिपल इंडक्टर जो करंट था वो था वी एस बाई 4 एफ एल, तो इसका जो पीक टू पीक वैल्यू था वो वी एस बाई 4 एफ एल है, वो वी एस बाई 4 एफ एल है, तो आंसर ना चेंज है। तो हाफ ब्रिज इन्वर्टर में पीक टू पीक रिपल इंडक्टर करंट इक्वल टू वी एस बाई 4 एफ एल और पीक वैल्यू वी एस बाई 8 एफ एल। फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में पीक टू पीक रिपल इंडक्टर करंट इज वी एस बाई 2 एफ एल और पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंडक्टर करंट इज वी एस बाई 4 एफ एल। तो अपने को समझना पड़ेगा कि जब हमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो हाफ ब्रिज और फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में इंडक्टिव लोड के रिजल्ट चेंज है, 1/2 का डिफरेंस जो है ना, 1/2 का फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बोलूं कि हाफ ब्रिज इन्वर्टर में हर एक डिवाइस जो कंडक्ट कर रहा था और T/4 के लिए कंडक्ट कर रहा था, इस फुल ब्रिज इन्वर्टर में हर एक डिवाइस पेयर के फॉर्म में, जो पेयर के फॉर्म में जो कंडक्ट कर रहा हो T/4 है, D1 D2 कंडक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एक डिवाइस कंडक्ट नहीं करता है, पेयर के फॉर्म में D1 D2 एक साथ कंडक्ट करेगा, D1 D3 नहीं करता है, S1 S4 नहीं करेगा, तो D1 D2 कंडक्ट करेगा T/4, S1 S2 कंडक्ट करेगा T/4। हर एक का जो है ना, जो स्विचिंग जो टाइम है वो है T/4, हर एक का स्विचिंग टाइम T/4 है, सेम एज हाफ ब्रिज इन्वर्टर। हाफ ब्रिज इन्वर्टर में स्विच और डायोड का जो स्विचिंग टाइम था जिसके लिए वो कंडक्ट कर रहा था वो T/4 था। इफ switching frequency is 50 hertz, that means the time period is equal to 1/50, that means the 20 millisecond, तो T/4 होता है 5 मिलीसेकेंड। तो हर एक डिवाइस का कंडक्शन टाइम 5 मिलीसेकेंड था हाफ ब्रिज इन्वर्टर में। सेम फुल ब्रिज इन्वर्टर में अगर स्विचिंग फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, टाइम पीरियड विल बी 20 मिलीसेकेंड, तो T/4 5 मिलीसेकेंड होगा, 5 एंड 5। तो ये आंसर दोनों में सेम है। तो हाफ ब्रिज इन्वर्टर और फुल ब्रिज इन्वर्टर में, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, दोनों ही केस में जो डिवाइस है उसका कंडक्शन टाइम जो है वो T/4 है। अलग बात है कि फुल ब्रिज इन्वर्टर में डिवाइस जो है पेयर के फॉर्म में, D1 D2, D3 D4, S1 S2, S3 S4, ये पेयर के फॉर्म में है। और वहां पे तो एक एक डिवाइस था, एक डायोड, एक स्विच, ऐसा करके बात करते थे, बट कंडक्शन टाइम सेम है। तो इतना मैं आपको बताया। तो अगर कोई क्वेश्चन अगर फ्रेम होता है, एक प्योर इंडक्टिव लोड पे बेस बात होती है, तो आपको गुड आइडिया रहना चाहिए। अगर आपको याद होगा कि आरएमएस वैल्यू ऑफ लोड करंट अगर मैं पूछ लूं तो एक ट्रेंगुलर वेव फॉर्म में, एवरेज वैल्यू तो 0 होता है, एक ट्रेंगुलर वेव फॉर्म में जो आरएमएस वैल्यू होगा, ये फुल ब्रिज इन्वर्टर अगर है तो इस लोड का आरएमएस वैल्यू कितना होगा, A/√3 होता है, और A इज द पीक वैल्यू। तो ये जो फुल ब्रिज इन्वर्टर है VS/4FL, तो VS/4FL डिवाइड बाई √3, तो VS/4FL √3 है।
फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का जो लोड करंट है उसका आरएमएस वैल्यू A/√3, ट्रेंगुलर वेवफॉर्म का आरएमएस वैल्यू A/√3 होता है। इसका कितना है, इसका अपने को पता था, इसका VS/8FL था डिवाइड बाय √3, पीक वैल्यू VS/8FL था। तो जो A होता है पीक वैल्यू डिवाइड बाय √3 काम का रिजल्ट है। तो कल अगर आपसे कोई बोल देता है कि आरएमएस वैल्यू बताओ आप फुल ब्रिज इन्वर्टर या हाफ ब्रिज इन्वर्टर विद प्योर इंडक्टिव लोड, आरएमएस लोड करंट की वैल्यू कितना होगा, पीक वैल्यू डिवाइड बाय √3। ये रिजल्ट होता है एक ट्रेंगुलर वेवफॉर्म का, एक ट्रेंगुलर वेवफॉर्म का आरएमएस वैल्यू इतना होता है। तो मैं पूरी बात कर लिया, तो मेरे को लगता है कि आपको गुड आइडिया हो गया सिंगल फेज फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का। तो हम क्या किए, एक रजिस्ट्री लोड ले लिए, फिर हम क्या किया, एक इंडक्टिव लोड ले लिए। तो ओवरऑल आपके पास एक गुड डिस्कशन का फॉर्म हो गया और गुड डिस्कशन के फॉर्म में आपके पास चीजें आगे नहीं। तो मेरे को लगता है कि आपको क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इतनी चीजों के साथ में, ठीक है। अब हम डिस्कस करने वाले सिंगल फेज फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर पार्ट नंबर 3। जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हम रजिस्ट्री लोड के बारे में बात किए थे, सेकंड पार्ट जो पार्ट था उसमें प्योर इंडक्टिव के बारे में बात किए थे। और अगर मैं बोलूं कि चलो इस पार्ट 3 में अगर मैं RL से लोड लूं, बट इस पार्ट को आप देखना जब स्टार्ट कर रहे हो तो मेरे को लगता है कि जो मैं सिंगल फेज हाफ ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में जो थर्ड पार्ट था वो भी RL से लोड वाला, एक बार उसको फिर से रिवाइज कर लो 5 या 10 मिनट, पूरा मैं 55 मिनट का वीडियो होगा, लगभग 55 के आसपास कुछ होगा, उस वीडियो को एक बार रिवाइज कर लो क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद जब आप इसको देखोगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब मैं इसको बता रहा हूं तो ये मान के चल रहा हूं कि आप हाफ ब्रिज इन्वर्टर पढ़ के आए हो और हाफ ब्रिज इन्वर्टर के सभी केसेस पढ़ के आए हो क्योंकि मैं ही पढ़ाया हूं आपको। तो अब ये डिस्कशन उस बेस पे होगा कि हमको आइडिया है क्योंकि हाफ ब्रिज हम पढ़ चुके हैं, तो उसको आप रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं एक एंटी पैरेलल डायोड कनेक्ट कर दिए हम लोग, दिस वन, ये स्विच, ठीक है। ये लोड है हमारे पास RLC लोड, और आप जानते हो कि यहाँ पे पोलैरिटी जो होता है आउटपुट के वोल्टेज का ये होता है और आउटपुट करंट का ये होता है, दिस वन, ये दिस वन। ये VS, ठीक है। ये S1 है, बहुत ही आराम से सब चीज़ करना चाहिए। ये S4 लिख देता हूँ, देखते रहना, हम तो फुल ब्रिज इन्वर्टर के बारे में जानते हैं। ये S2, ये S3, ये D3, D4, सॉरी D2, ये D1, ये D4। क्या करना चाहिए आपको, आपको ऐसा स्विच करंट बनाना चाहिए IS1, ऐसा स्विच करंट बनाना चाहिए IS4, ऐसा स्विच करंट बनाना चाहिए IS3, IS2, ये डायोड करंट बनाना चाहिए ID2। ऐसा कर, जब आप सर्किट डायग्राम बनाते हो ना तो आपको गुड फॉर्म में ऐसा सब कुछ ट्राई कर लेना चाहिए। ये ID1, ये ID4, ये सब कुछ बना लिया हमने। अब हम जानते हैं कि एक RLC लोड है और RLC लोड में जो इम्पिडेंस होता है, इम्पिडेंस एक RLC लोड का जो इम्पिडेंस होता है वो R+J XL - XC होता है। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटी, XL ग्रेटर देन XC और XC ग्रेटर देन XL। जब XC ग्रेटर देन XL होगा तो एंगल ऑफ Z RLC का जब एंगल निकालोगे तो tan इनवर्स XL - XC/R होता है। अगर मैं बोलूँ कि एंगल कितना होता है, एंगल tan इनवर्स XL - XC डिवाइड बाई R। अगर XL ज़्यादा है तो एंगल जो होगा लोड के क्रॉस में जो इम्पिडेंस का एंगल होगा पॉजिटिव होगा। इम्पिडेंस का एंगल अगर पॉजिटिव है, इम्पिडेंस का एंगल पॉजिटिव, तो पावर फैक्टर क्या करेगा, लैग करेगा। और पावर फैक्टर लैग करेगा इसका मतलब है कि जो लोड करंट होगा वो लैग करेगा किससे, लोड वोल्टेज से, आउट वोल्टेज से। और अगर XC की वैल्यू अगर ज़्यादा है इसका मतलब है कि इम्पिडेंस का जो एंगल होगा लोड के क्रॉस में वो नेगेटिव होगा। और इम्पिडेंस अगर नेगेटिव एंगल आ रहा है इसका मतलब पावर फैक्टर क्या होगा, लीडिंग पावर फैक्टर होगा। और अगर लीडिंग पावर फैक्टर हो तो लोड करंट जो करेगा वो लीड करेगा, लोड करंट लीड करेगा। अगर मैं बोल दूं कि देखो फंडामेंटल कंपोनेंट जो है लोड करंट का वो लैग करेगा कितने के एंगल से, ∅1 से। ये जो फंडामेंटल कंपोनेंट है लोड करंट का वो लीड करेगा बाय द एंगल ऑफ ∅1। जब मैं बोलता हूं कि देखो ∅1 की वैल्यू हम लिख रहे हैं तो ∅1 की वैल्यू आप बहुत इजीली निकाल सकते हो कि tan इनवर्स XL मतलब ω0L - 1/ω0C डिवाइड बाई R। जी, जब आप बोल दो कि लैग कर रहा हो, जब वहाँ पे बोल दे रहे हो कि लीड कर रहा है, तो ये आपके पास हुआ ये ∅1। जब आप इसको लीड कर ही रहे हैं तो अब आपके पास ये XC ज़्यादा है तो आप tan इनवर्स करके लिख दो, अपोजिट लिख दो आप क्या,
1/ω0c माइनस ω0L डिवाइड बाई आर, क्योंकि एंगल तो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि आप लीड तो बोल ही दिए, यहाँ पे लैग बोल ही दिए थे, तो ये टेन वर्स सब 5/1 दोनों ही केस में पॉजिटिव है, लैग बोल चुके उसमें लीड बोल चुके। ओके गुड है। तो मैं बोला कि अब आपको पता होना चाहिए कि करंट का लैग करने का मतलब क्या होता है, करंट के लीड करने का क्या मतलब होता है, क्योंकि आप हाफ ब्रिज इन्वर्टर पढ़ चुके हैं, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर आरएलसी लोड के कारण, तो हमारे पास एक गुड आइडिया है, हमारे पास एक गुड आइडिया है। हम फंडामेंटल कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं, जो फंडामेंटल कंपोनेंट होता है उससे रिलेटेड हम बात करते हैं, तो हमको पता होना चाहिए हमेशा, ठीक है। ओके, अब मैं बोल रहा हूं कि देखो आउटपुट वोल्टेज तो इंडिपेंडेंट होता है लोड पैरामीटर से, तो अगर मैं आउटपुट वोल्टेज की बात कर दूं और अगर मैं फिगर की बात कर दूं और परफॉर्मेंस की बात कर दूं, तो मैं क्या क्या करता हूं। यहां पे अगर मैं बोल रहा हूं कि ठीक है, मैं एक आउटपुट वोल्टेज का फिगर ड्रॉ कर देता हूं, देखना ध्यान से। ओमेगा टी नॉर्मली लिखना पसंद नहीं करता हूं, टी लिखता हूं मैं, बट फिर भी ये दिस वन, ये आउटपुट वोल्टेज Vs, ये जीरो और ये माइनस Vs, द माइनस Vs, ये ओके, प्लस Vs माइनस Vs प्लस Vs। अब मेरे को फंडामेंटल कंपोनेंट की बात करना और एक्सेल की वैल्यू एक्सी से ज़्यादा ये बात करना है मेरे को, और इंडक्टिव बिहेवियर अगर ज़्यादा है कैपेसिटी बिहेवियर से, तो करंट जो होगा लैग करेगा, लोड करंट फंडामेंटल कंपोनेंट में बना दे रहा हूँ दिस वन, ये I01 बना दिया, बोला I01। मेरे को पता है कि देखो ये 5/1 है दिस वन, ये पाई है, ये 5/1, ये पाई, ये जो है वो पाई प्लस 5/1 है, और ये जो है वो है 2 पाई, ठीक है, ये बन गया V0 की वैल्यू। अब अपने को देखना होता है कि कब, जब एक्सेल की वैल्यू एक्सी से ज़्यादा है, तो देखो ये आपके पास लैग कर रहा है, गुड फॉर्म में अपने को पता होना चाहिए कि हम कैसी बात कर रहे हैं, तो फंडामेंटल कंपोनेंट लैग कर रहे हैं, ये अगर मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, ठीक है, देखते रहना बोला। ओके, अब ये फिगर तो हम बना लिए, 5/1 की वैल्यू भी हमको पता है, करंट भी हम बना लिए। अब अगर मैं बोलूँ कि ठीक है, अगर मैं ओमेगा टी के बारे में बात करता हूँ, ओमेगा टी के बारे में बात करता हूँ जी, और फिर मैं बोल देता हूँ कि देखो V0 के बारे में बात कर लेता हूँ, फंडामेंटल कंपोनेंट के बारे में बात कर लेता हूँ, और स्विच के ऑन की बात कर लेता हूँ कि कौन सा स्विच ऑन होगा, इसकी बात कर लेता हूँ, ठीक है, ध्यान देते हैं ना। अगर मैं ओमेगा टी के बारे में बात कर रहा हूँ, 0 से 5/1 के बारे में बात करने वाला हूँ, 0 से 5/1 के बारे में, तो ओमेगा टी 0 से 5/1 या 5 लिख देते कई बार लोग, फंडामेंटल कंपोनेंट की बारे में बात कर रहा हूँ, 5/1 से लेके कहाँ तक, पाई तक, ये दूसरा हुआ, पाई से लेके पाई प्लस 5/1, ठीक है, थर्ड हुआ। फोर्थ अगर मैं बोल रहा हूँ कि पाई प्लस 5/1 से लेके 2 पाई तक जी, ऐसा जी। अब मेरे को पता है कि 0 से लेके 5 तक में, ये देखो आपके पास ये आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव Vs लिखा हुआ है, ये Vs पॉजिटिव, तो आउटपुट वोल्टेज ग्रेटर देन 0, बिकॉज आउटपुट वोल्टेज Vs के बराबर है, तो आउटपुट वोल्टेज ग्रेटर देन 0 वोल्टेज सही है। इस जगह पे करंट जो है वो देखो I01 की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, देखो नेगेटिव वैल्यू दिख रहा है, तो I01 की वैल्यू लेस देन 0 एम्पियर है, ठीक है। अब देखना 5/1 से लेके पाई तक की बात करते हैं, तो 5/1 से लेके पाई तक की बात करो, आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव है, V0 की वैल्यू Vs है, आउटपुट वोल्टेज ग्रेटर देन 0 वोल्टेज सही है, इस समय करंट भी ग्रेटर देन 0 एम्पियर है, ठीक है, ओके। पाई से लेके पाई प्लस 5/1 तक आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव है, क्योंकि V0 की वैल्यू माइनस Vs है, तो V0 लेस देन 0 है, और करंट की वैल्यू पॉजिटिव है, तो करंट ग्रेटर देन 0 एम्पियर है, ठीक है, देख सकते हो फिगर में। पाई प्लस 5/1 से लेके 2 पाई तक इस रीजन में आउटपुट वोल्टेज भी नेगेटिव और करंट भी नेगेटिव, तो V0 की वैल्यू माइनस Vs है, तो V0 लेस देन Vs है, और करंट भी लेस देन 0 एम्पियर है, ठीक है, चलो ओके। अब यही तो कंसेप्ट है, जब हम बोलते हैं कि आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव और आउटपुट करंट नेगेटिव, आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव कब होता है, अगर आप स्विच को देख रहे हो तो आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव होता है जब मैं केवीएल लगाता हूं इस जगह पे, तो जब भी आपके पास हम केवीएल लगाते हैं तो हम ऐसा बात करते हैं कि देखो आउटपुट वोल्टेज अगर ये S1 और S2 अगर कंडक्ट कर रहे हैं, S1 और S2 कंडक्ट कर रहा है, और अगर मैं केवीएल ऐसा लगा रहा हूं तो ये देखो माइनस Vs, ये ऑन और V0 और ये 0, इसका मतलब ये हुआ कि V0 Vs के बराबर तब होगा जब आपके पास S1 और S2 कंडक्ट करेंगे। तो जब S1 और S2 कंडक्ट करते हैं तभी V0 की वैल्यू Vs होती है, जब भी D1 और D2 कंडक्ट करेंगे तभी V0 की वैल्यू Vs होगी। तो ये वाला जो डायगोनल है, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है S1 S2 और D1 D2, तो ये क्लियर रहना चाहिए, कंसेप्ट यही है, कंसेप्ट यही है कि S1 S2 हो चाहे D1 D2 हो, V0 की वैल्यू Vs के बराबर आता है, ये है कंसेप्ट। अगर S3 और S4 अगर ऑन है, ये वाला ऑफ डायगोनल वाला, और D3 और D4
अगर ये ऑन है तो वी नॉट की वैल्यू माइनस वी एस आता है, मतलब लेस देन जीरो। तो यहाँ पे वी नॉट ग्रेटर देन जीरो होता है और यहाँ पे वी नॉट लेस देन जीरो होता है। ये पहला कंसेप्ट, ये दूसरा कंसेप्ट, ये आउटपुट वोल्टेज का कंसेप्ट हो गया। अगर आपको लोड करंट की बात करना है तो देखो S1 और S2 ऑन होगा तो ये स्विच करंट ही लोड करंट होगा। तो जब भी S1 और S2 ऑन होगा, यहाँ देखता हूँ, जब भी S1 और S2 ऑन होगा तो स्विच करंट ही लोड करंट होगा। तो इस वाले कंसेप्ट को बोलोगे IS1 इज इक्वल टू IS2 इक्वल टू लोड करंट। तो लोड करंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एम्पियर होगा जब भी ऐसा होगा। सेकेंड चीज है कि जब भी ये दोनों डायोड ऑन होंगे तो ID2 करंट इज ID1 बट ये अपोजिट होगा। तो D1 और D2 के ऑन होने से लोड करंट अपोजिट ऑफ डायोड करंट होता है, माइनस ID1 माइनस ID2। इसका मतलब है कि लोड करंट लेस देन 0 एम्पियर होता है दोनों डायोड D1 D2 के ऑन होने से। अगर S3 और S4 ऑन है तो S3 और S4 ऑन होने से IS3 और IS4 सेम होगा बट I0 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब है S3 और S4 अगर ऑन है तो लोड करंट की वैल्यू माइनस IS3 और माइनस IS4 है। इसका मतलब है लोड करंट की वैल्यू लेस देन 0 एम्पियर होगा। लेकिन D3 और D4 ऑन है तो ID4 इक्वल टू I0 इक्वल टू ID3। तो D3 D4 अगर ऑन है तो लोड करंट ID3 और ID4 के बराबर होगा और इसको बोलते हैं ग्रेटर देन 0 एम्पियर। तो हम पता कर लिए सब कुछ। तो मैं बोल रहा हूं आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू ग्रेटर देन 0 वोल्ट, मतलब S1 S2 ऑन हो गया तो D1 D2 ऑन होगा, बट आउटपुट करंट लेस देन 0 एम्पियर है। इसका मतलब है कि D1 D2 के ऑन होने से आउटपुट करंट लेस देन होता है। तो स्विच D1 D2 ये कंडक्ट करेगा इस जगह पे। इसका मतलब है इस जगह पे मैं बोल रहा हूँ, इस जगह पे ये जो रीजन है, इस जगह पे D1 D2 ऑन, ये D1 D2 ऑन है इस जगह पे। जब मैं बोल रहा हूँ कि आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू ग्रेटर देन 0 वोल्ट है और आउटपुट करंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो मेन स्विच ऑन होगा S1 S2, ये मेन स्विच ऑन होगा S1 S2, ये मेन स्विच ऑन है। ओके, आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू लेस देन 0 बट करंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0, आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू लेस देन 0 ये है बट करंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि D3 और D4 ऑन होगा। देखो D3 और D4 ऑन हुआ तो इस जगह पे D3 और D4 ऑन हुआ, D3 D4। ओके, फिर आउटपुट वोल्टेज भी लेस देन 0, करंट भी लेस देन 0। इसका मतलब है कि यहाँ पे होगा S3 और S4, S3 और S4। तो देखो ये स्विच का अरेंजमेंट हो गया S3 और S4। ये ऑर्डरिंग होता है, बोला ये ऑर्डरिंग। तो मेरे को पता है D1 D2 ऑन हुआ, इस जगह पे S1 S2 इस जगह पे ऑन हुआ, यहाँ पे D3 D4 हुआ और यहाँ पे S3 S4 ऑन हुआ। यही तो कंसेप्ट है और यही तो समझना है आपको। तो ये जो बेसिक है ना, तो आपको कितना गुड आइडिया होना चाहिए S1 S2 के ऑन होने से क्या होता है, D1 D2 के ऑन होने से क्या होता है, S3 S4 के ऑन होने से क्या होता है, D3 D4 के ऑन होने से क्या होता है। आपको पता है फीडबैक डायोड है, रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है, जितना एनर्जी स्टोर करेगा उतना रिलीज करेगा। तो ये गुड आइडिया आपको होना चाहिए। तो फिर आपसे कल अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, एक लोड करंट एक साइनोसॉइडल बनाया मैं फंडामेंटल कंपोनेंट, तो फिर आप आंसर दे सकते हो। ये हुआ एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी के बारे में बात। अब अगर मैं बोलूं कि चलो एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी ले लेता हूं। हमको पता है कि अगर कैपेसिटी बिहेवियर ज्यादा होगा तो पावर फैक्टर लीड करेगा, इसका मतलब करंट लीड करेगा। तो देखो मैं करंट लीड वाला फिगर बना देता हूं। क्या बना दे रहा हूं, करंट लीड वाला फिगर बना देता हूं, बोला ठीक है। फिर आप अच्छे से देख लेना। तो इस बार मैं एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल का केस ले रहा हूं, एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल का केस ले रहा हूं। और जब मैं एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल का केस ले रहा हूं, देखो एंगल है आपके पास इसलिए ओमेगा टी लिखा, ये तो नहीं लिखता मैं। ये वी नॉट है और ये आई नॉट वन दोनों बनाने वाला हूं। तो वी नॉट वन और आई नॉट वन अगर मैं बना रहा हूं यहां पे, तो देखो ये दिस वन, ये पाई, ये 2 पाई, ये लीड अगर हम कर रहे हैं दिस वन। ये अगर -5 है, ये 0 है, ये होगा पाई -5 इस जगह पे, ये पाई इस जगह पे, इस जगह पे जो होगा आपके पास यहाँ से स्टार्ट हुआ नीचे वाला जो पार्ट है, ये नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल में जब चालू हुआ तो पाई -5 है, नेगेटिव में जब जा रहा है आपके पास ये, तो 2 पाई -5 दिस वन, और ये 2 पाई, ये और ये 2 पाई +5, तो ये 2 पाई यहाँ तक पहुँचा और ये 2 पाई -5 ये सही है। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि देखो इस जगह पे ये Vs, ये -Vs, इस टेबल में क्या हो रहा है, 0 से लेके पाई -5 तक, और हमको पता है कि फाई की वैल्यू क्या है, φ1 भी लिख सकता हूँ, φ1 भी लिख सकता हूँ। हमको पता है कि इस बार ये फंडामेंटल जो कंपोनेंट है लीड कर रहा है, द I01, क्योंकि कैपेसिटी बिहेवियर एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल लिखा हुआ है, फंडामेंटल कंपोनेंट लीड कर रहा है।
अब हमको देखना होगा कि 0 से लेके पाई माइनस फाइव वन में क्या हुआ, पाई माइनस फाइव वन से अगर मैं बोलूं कि देखो ये डिफरेंस कितना है, तो ये डिफरेंस जो है वो पाई माइनस फाइव वन है। ये डिफरेंस कितना है, तो ये डिफरेंस जो है इस वाले डिफरेंस में ये आ गया आपके पास फाइव वन। ये डिफरेंस कितना है, तो ये वाला जो डिफरेंस है 2 पाई माइनस फाइव वन माइनस पाई माइनस फाइव वन। ये डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस है फाइव वन। ओके ठीक है, तो फाइव वन और पाई माइनस फाइव वन ये दो ही चीज है। चलो देख लेते हैं अब हमको गुड फॉर्म में क्या पता होना चाहिए। मैं बोल रहा हूं कि स्टार्टिंग में अगर आप देख रहे हो तो आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव और आउटपुट करंट आपके पास पॉजिटिव है। 0 से लेके पाई माइनस, ये 0 से लेके ये हुआ पाई माइनस फाइव तक, ये पहला था। फिर पाई माइनस फाइव वन से लेके पाई माइनस फाइव वन से लेके पाई हुआ, यस। फिर पाई से लेके 2 पाई माइनस फाइव वन, 2 पाई माइनस फाइव वन ये हुआ। फिर 2 पाई माइनस फाइव वन से लेके ये 2 पाई माइनस फाइव वन से लेके ये 2 पाई तक हुआ। ये चार आपके पास है। शुरू में क्या है, आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू जो है आपके पास 0 से लेके पाई माइनस फाइव वन तक, ये आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू Vs है और ये भी Vs है, ये भी सही है 0 से लेके पाई तक। और फिर बाद में तो आउटपुट वोल्टेज का फिगर यही है, बट करंट का, क्योंकि करंट अब आपका लीड कर रहा है, तो 0 से लेके पाई माइनस फाइव वन में करंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एम्पियर, ये ग्रेटर देन 0 एम्पियर। ठीक है, फिर आपके पास अगर मैं बोलूँ तो फिर पाई माइनस फाइव वन से लेके पाई तक करंट की वैल्यू लेस देन 0 एम्पियर है, लेस देन 0 एम्पियर। फिर अगर मैं फिगर की बात करूँ, यहाँ देख रहे फिगर, यहाँ देखते जा रहे हैं कि इस जगह पे करंट पॉजिटिव, ये फंडामेंटल कंपोनेंट साइनसोइडल जो बन रहा है ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो गया ये। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर दोनों ही पॉजिटिव है तो आपके पास यहाँ पे क्या हुआ, दोनों ही जब पॉजिटिव है तो S1 S2 कंडक्ट करेंगे दोनों ही पॉजिटिव में। अगर आउट वोल्टेज पॉजिटिव और करंट की वैल्यू नेगेटिव है तो आउट वोल्टेज पॉजिटिव ये होता है और करंट की वैल्यू ये होता है, तो D1 D2 ऑन होगा। तो S1 S2 के बाद D1 D2 लिखा हुआ है, S1 S2 के बाद ये D1 D2 लिखा हुआ है। आउट वोल्टेज नेगेटिव, करंट की वैल्यू भी नेगेटिव, तो S3 S4 हो गया, ये S3 S4 हो गया। और आउटपुट करंट की वैल्यू नेगेटिव, आउटपुट करंट की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये आपके पास हो गया D3 D4, ये D3 D4। इतना ही तो चाहिए और ये चेंज हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि देखो इस जगह पे अगर आप देख रहे हो इस वाले रीजन में, तो S1 S2 से स्टार्ट हुआ ये, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव बट करंट नेगेटिव, तो D1 D2 था ये, D1 D2। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो देखो ये S3 S4 है, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज भी नेगेटिव, करंट भी नेगेटिव। यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ तो देखो ये D3 D4 है, दिस वन ये। तो जब आपके पास करंट, जब आपके पास लीड कर रहा है तो फिगर ये है। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, इन दोनों ही फिगर में अगर मैं बोलूं कि देखो जो थारिस्टर जो पेयर है उसका जो कंडक्शन जो है आपके पास, कंडक्शन एंगल, दोनों ही केस में जो कंडक्शन एंगल है आपके पास वो डायोड का, डायोड पेयर डी डॉट पी मतलब डायोड पेयर का, डायोड या डायोड पेयर की बात है, डायोड पेयर पूरा पेयर के फॉर्म में है। कंडक्शन एंगल कितना आपके पास, 5 या 5, ये 5 रेडियन। और अगर मैं टाइम की बात करूं, TC स्टार कंडक्शन टाइम ऑफ डायोड पेयर या सिंपली डायोड 5/ω सेकेंड। ओके, मॉड डाल दिया करो आप, ज्यादा प्रॉब्लम होती तो। कंडक्शन एंगल आप SCR या मेन स्विच या SCR का कंडक्शन एंगल पाई माइनस 5 रेडियन है, चाहे कोई भी केस एक्सेल ग्रेटर देन XC हो, तो कंडक्शन टाइम कितना होगा किसका, SCR के पेयर के, स्विच के पेयर का, पाई माइनस 5/ω सेकेंड। ठीक है, और ये सब यहाँ पे 5 ना सब पॉजिटिव नंबर है, 5 इज पॉजिटिव एवरीवेयर। ठीक है, अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है देखो ये तो दो चीज लिख ली हम लोग, अगर मेरे को सर्किट टर्न ऑफ टाइम की बात करना है स्विच के या थारिस्टर के, स्विच या SCR, इसके सर्किट टर्न ऑफ टाइम की बात करना है, तो इसका सर्किट टर्न ऑफ टाइम तब होगा जब डायोड का जो कंडक्शन होगा, इसका तब कंडक्शन टाइम ऑफ डायोड होगा, कंडक्शन टाइम जो होगा वो डायोड का होगा या डायोड पेयर का होगा, डायोड भी बोल सकते हो कंडक्शन टाइम, वही वाला आंसर होगा जैसे 5/ω, ये सेकंड, ये सर्किट टर्न ऑफ टाइम है। बट जब एक्सेल एक्सिस से ज्यादा होता है, जब एक्सेल एक्सिस से ज्यादा होता है, देखो S1 S2 के बाद जब ये D3 D4 कंडक्ट करेगा, S1 S2 के बाद इस जगह पे ना, एक्सेल जब भी एक्सिस ज्यादा होता है, S1 S2 इस जगह पे, ये वो जगह होगी जहां पे हमारा S1 S2 ऑफ होगा और D3 D4 ऑन होने के कारण इसका वोल्टेज नेगेटिव होगा। बट इस जगह पे फोर्स कम्यूटेशन सर्किटरी की नीड होगी। क्यों? इसलिए क्योंकि S1 S2 जो करंट है, ये करंट ना इस जगह पे, करंट यहाँ पे जीरो नहीं है, S3 S4 इस जगह पे तो करंट जीरो नहीं है, तो आपको ना फोर्स कम्यूटेशन सर्किटरी की नीड होती है व्हेन एक्सेल ग्रेटर देन XC। दैट मीन जब करंट जब भी लैग करता है, जब भी करंट लैग करता है, आपको फोर्स कम्यूटेशन सर्किटरी की हेल्प से आप मेन स्विच को ऑन करते हो, बोला मेन स्विच को ऑन। इसलिए सर्किट टर्न ऑफ टाइम नॉर्मली एक्सेल ग्रेटर देन XC में अपन डिफाइन नहीं करते। नॉर्मली एक्सेल ग्रेटर देन XC में हम सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या नहीं करते, डिफाइन नहीं करते। सर्किट टर्न ऑफ टाइम हम हमेशा तब डिफाइन करते हैं जब नेचुरल कम्यूटेशन होता है। जैसे XC ग्रेटर देन XL में देखो S1 S2 इस जगह पे देखो ये नेचुरल कम्यूटेशन देखो जीरो हो गया,
इसको बोलते हैं नेचुरल कम्यूटेशन, दिस वन द नेचुरल कम्यूटेशन, जैसे रेक्टिफायर में हम देखते थे नेचुरल कम्यूटेशंस। और जैसे ही S1 S2 अगर ऑफ हो गया, इस जगह पे करंट जीरो हो गया, तो D1 D2 के पास जो वोल्टेज होगा, इसका जो पॉजिटिव वोल्टेज D1 D2 ऑन, इसका जो पॉजिटिव वोल्टेज होगा, S1 S2 का नेगेटिव वोल्टेज होगा, तो फिर सर्किट टर्न ऑफ टाइम ऑफ द मेन स्विच इक्वल टू होगा कंडक्शन टाइम ऑफ द डायोड, जो कि मैं हाफ ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में बताया था, जिसका आंसर 5/1 हो जाएगा सेकेंड। और मैं बोला हूं कि ये जो 5/1 है इसको मॉड में डाल दिया करो, ये जो 5/1 है इसको मॉड में डाल दिया करो, जिससे कि डाउट ही खत्म हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे भी S3 S4 जिस जगह पे ऑन होगा, देखो यहाँ पे भी नेचुरल कम्यूटेशन है, इज द नेचुरल कम्यूटेशन। तो नेचुरल कम्यूटेशन हो रहा है और नेचुरल कम्यूटेशन हो रहा है, तो फिर सर्किट टर्न ऑफ टाइम वही होगा जो D3 D4 का होगा, दैट मीन द 5/1 क्योंकि ये फंडामेंटल कंपोनेंट ही मैं कंसिडर कर रहा हूँ, एक फंडामेंटल कंपोनेंट से कंपेयर कर दे रहा हूँ, तो बहुत ही गुड कंसेप्ट हुआ। तो नॉर्मली सर्किट टर्न ऑफ टाइम का कंसेप्ट जो होता है, मेन स्विच दैट मीन द थायरिस्टर दैट मीन द SCR, या कोई भी आपके पास एक पावर मॉसफेट या IGBT हो, उसके लिए जब भी आप बात करोगे तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम हम तब बात करेंगे जब नेचुरल कम्यूटेशन होगा और जो डायोड का कंडक्शन टाइम रहेगा वही सर्किट टर्न ऑफ टाइम होगा। तो मैं से इस जगह पे क्या क्या पूछ सकता है कोई, मैं से कोई पूछ सकता है डायोड का कंडक्शन टाइम कितना होगा, मैं से कोई पूछ सकता है SCR का कंडक्शन टाइम क्या होगा, मैं से कोई पूछ सकता है सर्किट टर्न ऑफ टाइम व्हेन XL ग्रेटर देन XC, XC ग्रेटर देन XL, तब सर्किट टर्न ऑफ टाइम ऑफ मेन स्विच पूछा जा सकता है। तो हमको गुड फॉर्म में पता होना चाहिए। और अगर मैं से कोई बोल दे रहा है कि पावर डिलीवर टू लोड ड्यू टू द फंडामेंटल कंपोनेंट और एक्टिव पावर डिलीवर टू लोड ड्यू टू द फंडामेंटल कंपोनेंट कितना होगा, तो P01 कितना होगा इस केस में, VOR1 IOR1 और cos phi1 होगा, इज द फंडामेंटल कंपोनेंट। तो जो पावर होगा, पावर डिलीवर टू लोड, एक्टिव पावर डिलीवर टू लोड ड्यू टू द फंडामेंटल कंपोनेंट, ये होगा, ये वॉट। और अगर रिएक्टिव पावर की बात करूं, रिएक्टिव पावर डिलीवर टू लोड तो कितना होगा, VOR1 IOR1 और साइन phi1 वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, ये होगा। VOR1 की वैल्यू पता है, फंडामेंटल कंपोनेंट का जो आउटपुट वोल्टेज पता होता है वो हमको पता होता है। IOR1 की वैल्यू हमको पता चल गया कि जो फंडामेंटल कंपोनेंट होगा वो हमको पता चल गया कि फंडामेंटल जो कंपोनेंट होगा आपके पास, उसका जो RMS वैल्यू होगा, IOR1 की जो वैल्यू होगा वो वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, RMS वैल्यू। तो अगर मैं से कोई बोले कि IOR1 की वैल्यू कितना होता है, कोई में से बोले IOR1 की वैल्यू कितना होता है, तो IOR1 की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, जो भी फंडामेंटल कंपोनेंट होगा वोल्टेज का, V01/Z1, तो V01 की वैल्यू हो गया 2VS की जगह 4VS, पीक टू पीक वैल्यू 2VS है, तो 4VS/पाई अंडर रूट R² प्लस ये फंडामेंटल कंपोनेंट है आपके पास V ω0L माइनस ω0C का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हो गया। और मेरे को पता है कि ये पीक वैल्यू है, डिवाइड बाय √2 कर दो, देखो 4VS/पाई √2 अंडर रूट R² प्लस ω0L स्क्वायर माइनस 1/ω0C का स्क्वायर, ये I0R1 है। और V0R1 कितना है, ये RMS वैल्यू है, 4VS/पाई √2 इज द RMS वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ द वोल्टेज, और डिवाइड बाय इंपेडेंस की तो फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ करंट निकल गया। और cos phi1 की वैल्यू में phi1 आप जानते हो, तो cos phi1 एक फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर है। तो पावर डिलीवर टू लोड, एक्टिव पावर डिलीवर टू लोड ड्यू टू द फंडामेंटल कंपोनेंट इज गिवन बाय दिस, रिएक्टिव पावर डिलीवर टू लोड ड्यू टू द फंडामेंटल कंपोनेंट इज गिवन बाय दिस। अगर टोटल पावर की बात होती कि पावर कितना होता आपके पास आउटपुट के क्रॉस में, क्या होता, तो मैं बोल देता कि आउटपुट के क्रॉस में अगर मेरे को पावर निकालना है और हमारे पास RLC अगर हमारे पास है, एक RLC के क्रॉस में अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो हमको गुड फॉर्म में पता होना चाहिए कि अब अगर मेरे को बात करना है तो मेरे को पता है कि एक रजिस्टिव वाला जो पार्ट है, अगर मेरे को सिर्फ रजिस्टिव पाथ के कारण निकालना है, L और C में तो होगा नहीं एक्टिव पावर, तो अगर मेरे को VOR और IOR करना है, टोटल RMS वैल्यू, और आपके पास अगर टोटल RMS करंट के बारे में बात करना है एक रजिस्टर लोड के क्रॉस, या मैं बोलूं कि चलो रजिस्टर के क्रॉस में क्या होगा, तो IOR का स्क्वायर इंटू R होगा। और टोटल RMS वैल्यू कितना होता पता है, टोटल RMS वैल्यू तब आपको इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा, IOR1 का स्क्वायर, ये फर्स्ट फंडामेंटल कंपोनेंट का RMS वैल्यू, फिर ये थर्ड जो IOR3 होगा, जो थर्ड हार्मोनिक्स होगा उसका RMS वैल्यू का स्क्वायर, ऐसा करके 2 3 4 निकालना पड़ेगा। जो RMS वैल्यू होगा फिफ्थ हार्मोनिक्स कंपोनेंट उसके कारण होगा, ऐसे 2 3 वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो लगभग इसकी बराबर वैल्यू आ जाएगी। बट इतना कैलकुलेशन कोई पूछता नहीं है कि टोटल पावर, कोई पूछे कि रेजिस्टेंस जो लगा हुआ लोड के क्रॉस में RLC लोड, उसके क्रॉस में जो R होगा उसमें पावर डिसिपेशन कितना होगा, तो फिर आपको बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम टाइम इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, मैक्सिमम टाइम वो हमेशा कंडक्शन टाइम के क्वेश्चन हो सकते हैं, जो बहुत ही सिंपल है। ये कौन सी जगह पे कौन सा स्विच कंडक्ट कर रहा है इसके बारे में बात हो सकती है, कब S1 S2 कंडक्ट करेगा, कब D1 D2 कंडक्ट करेगा, इतना ही पूछते रहते हैं। तो अगर आपको गुड फॉर्म में पता है कि V0 की पॉजिटिव वैल्यू का क्या मतलब होता है, द कंसेप्ट V0 की पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या होता है, V0 की नेगेटिव वैल्यू का क्या मतलब होता है। जब आप बोलते हैं कि लोड करंट पॉजिटिव होगा
तब कौन से डिवाइस ऑन होना चाहिए, जब लोड करंट नेगेटिव होगा तब कौन से डिवाइस ऑन होना चाहिए। तो यही कंसेप्ट है एक हाफ ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर और एक फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का। और इतना अगर आप गुड आइडिया रखते हो तो फिर मेरे को लगता नहीं कि किसी को प्रॉब्लम होगी। फिर आपको ये भी पता है कि फोर्स कम्यूटेशन सर्किटरी कब जरूरत पड़ती है, एक्सेल ग्रेटर देन एक्सी पे क्यों पड़ती है, आपको बता दिया मैं, क्योंकि करंट जीरो नहीं है वहां पे। और नेचुरल कम्यूटेशन आप यूज कर पाते हो किसमें, व्हेन एक्सी ग्रेटर देन एक्सेल में, जब करंट लीड करता है और बिहेवियर जो होता है वो क्या होता है, कैपेसिटी होता है। तो एक्सेल जब भी एक्सी से ज्यादा होता है, मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं, इसको ओवरडैम्प का केस बोलते हैं व्हेन एक्सेल ग्रेटर देन एक्सी। और जब भी एक्सी ज्यादा एक्सेल से होता है इसको अंडरडैम्प का केस बोलते हैं। और आपको ये इसमें इंटरेस्ट नहीं होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की किसी भी बुक में, इसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं है कि वाई ओवरडैम्प्ड और वाई अंडरडैम्प्ड, इसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं है। बट फिर भी मैं सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर में थोड़ा सा बताया था जीटा की वैल्यू को लिख के कि वाई ओवरडैम्प्ड और वाई अंडरडैम्प्ड थोड़ा सा बताया था, लेकिन उसकी नीड नहीं है। तो जस्ट एक गुड आइडिया आपको होना चाहिए। कुछ भी इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो बस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि करंट का लीड करना को बहुत अच्छे से डिफाइन कर सको, करंट के लैग करने को बहुत अच्छे से डिफाइन कर सको। तो ये ओवरऑल एक आरएलसी लोड के कारण भी मैं कवर किया। तो मेरे को लगता है कि आपको गुड आइडिया हुआ होगा एक सिंगल फेज फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर विथ आरएलसी लोड। ठीक है, ऐसे ही बस आप देखते जाओ, बस पूरे प्रॉपर नोट्स बनाना, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना, तब चीजें कनेक्टेड होगी। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ना रिवीजन की बहुत नीड होती है और पूरे इन्वॉल्वमेंट की नीड होती है। जब आप पूरे देर तक माइंड सेटअप के साथ इन्वॉल्व रहते हो तब चीजें बनती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 10 मिनट कंसंट्रेशन गुड रखे और पढ़ लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को, ऐसा नहीं हो सकता। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर कमांड करना है तो आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत बेहतरीन होना चाहिए, आपके पास और दूसरा कुछ काम नहीं होना चाहिए। जब आप पढ़ना चालू करो तो सिर्फ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ो और फिर उस समय में कोई भी सब्जेक्ट को कवर मत करो। जब पूरा फुल डे आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए निकालते हो तो फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत बेहतरीन टाइप से एग्जीक्यूट करना है, ऐसा आपको करना चाहिए। ठीक है, ओके।